व्यंग अमूल की है और हम लोग लगता हम लोग आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक चिंता कर रहे हैं और उसमें से अपनी रचनात्मकता को बचाए रखेंगे कि यह बात लोगों के पास भी जाए कि हम अपने को इस ढंग से कैसे बचाए रखें जिससे कि समाज में एक जो अवसाद का वातावरण है वो बाहर रहे। और उसी से बात यह जो पुनः पाठ की गोष्ठी है, हमने 3 गोष्ठियां की हैं पुनः पाठ की, जिसमें सबसे पहले हमारे समय के महत्वपूर्ण व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी, दूसरे व्यंगकार दूसरी गोष्ठी में शरद जोशी जी, और तीसरे जो कि हम पुराने समय में व्यंग्यत्री कहलाते थे रविनाथ त्यागी पर आयोजित कर रहे हैं। हम इसका उद्देश्य हमारा क्या है कि हम अपने समय के साथ साथ उन पुराने को याद करें, उन रचनाओं को याद करें, उनके समय की विसंगतियों को याद करें और उनका जो लेखन है और जो उनका लेखन की प्रतिबद्धता है, जो एक समाज के प्रति उनका दायित्व था, उसको भी हम याद करें। क्योंकि जिस ढंग से आज हम व्यंग में एक बिखरा बिखरापन दिखता है, एक लयबद्धता नहीं है, एक कहीं न कहीं अराजकता दिखती है, उसको भी देखकर हम अपने पुराने समय पे हमारे पुराने लेखकों को, हमारे वरिष्ठ लोगों की रचनाओं के माध्यम से, उनके जीवन चरित्र के माध्यम से उन्हें याद कर रहे हैं। आज हमारी गोष्ठी में बहुत कुछ बोल रहा है। आज हमारी पुनः पाठ की तीसरी गोष्ठी में 5 रचनाओं पर, रविनाथ त्यागी की रचनाओं पर केंद्रित है और इन रचनाओं के माध्यम से हम रविनाथ त्यागी की कोशिश करें। जो बहुत से लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और ऐसे लोग बहुत कम त्यागी जी को, हाँ, वर्तमान में के लोगों को पढ़ा रहे हैं, उससे भी त्यागी जी को जानने का समय मिलेगा और उनको अवसर मिलेगा। एक सबसे बड़ी बात यह भी, त्यागी जी के साथ ज्ञान चतुर्वेदी हो, प्रेम जन्मजयी हो, आपटे जी, इन्होंने बहुत समय व्यतीत किया है, उनके साथ बहुत सी चिंता है, वो त्यागी जी के मन में देखा है, वो परखा है, चाहे ज्ञान चतुर्वेदी चाहे प्रेम समय व्यतीत हुआ। प्रेम जन्म जी ने तो व्यंग यात्रा पर केंद्रित और तो हम आज हम करते हैं। आज के हमारे उनको दो, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो आप एक बार दोबारा से अपने आप को कनेक्ट करें। मैंने आपको म्यूट किया था, आप अनम्यूट मत करिए अपने आप। आप दोबारा से एक बार एग्जिट से जुड़ जाएं सैनी जी, तो आपकी आवाज साफ नहीं, सिग्नल वीक आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, जैसे मैं मुझे सिग्नल दिख रहा है ना उसके, हाँ, इसी वजह से आवाज कट रही है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जो एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लेंगे तो शायद वो और ठीक हो जाए। सैनी जी, अगर आप अपना वीडियो ऑफ करते हैं और केवल ऑडियो ऑन रखें तो शायद बेहतर आवाज आएगी। हाँ, ये भी हो सकता है। तिवारी जी, मैं दोबारा कनेक्ट हो गया हूँ, आपने मुझे बोला था। जी, आप कनेक्ट हो गए। तो मैं, हाँ जी, तो वीडियो ऑफ मैंने कर दिया है। अभी आ रही है आवाज, बढ़िया आ रही है। हाँ, तो आज की हमारी गोष्ठी के में 5 वक्ता हैं। श्रीकांत आपटे जी, कैलाश मंडलेकर जी, मधु आचार्य जी, ज्ञान चतुर्वेदी जी और प्रेम जन्मजय जी। इन सबको हमने
रचनाएं दी थी कि उन पे बात करेंगे। उनके बहाने हम त्यागी जी को भी याद करेंगे, त्यागी जी के बारे में जानेंगे। आज सब प्रथम मैं श्रीकांत आप्टे जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। श्रीकांत आप्टे जी एक व्यंगकार है, नाटककार है, नाटक निर्देशक है, पेंटिंग भी करते हैं, बहुमुखी हैं, प्रतिभा के धनी हैं और बहुत मेहनती हैं, सक्रिय हैं। मैं उनको त्यागी जी की सुंदर कली रचना हमने दी थी, वो उस पर बात करें। इसके साथ एक बात और भी मैं तुम्हें याद दिला दूं। हमने हर वक्ता के लिए 12 मिनट से लेकर 15 मिनट का समय दिया है। कोशिश ये करें कि 15 मिनट के पहले बात हो जाए। अगर 12-13 मिनट में बातचीत होगी तो 1-2 मिनट हमारे दूसरे मित्रों को मिल जाएगा, किंतु बात भी पूरी हो और समय भी का अनुशासन है। और ये एक बात और भी है, हम चाह रहे हैं कि 15 मिनट के बाद जब सब वक्ता बात कर लेंगे, बात करने के बाद अगर किसी वक्ता के पास कोई बात छूट गई है तो वो अपना हाथ उठाकर या चैट बॉक्स में लिखकर या किसी भी बहाने अपनी बात को दोबारा कह सकते हैं, किंतु वो समय रहेगा 1 से 2 मिनट का। और साथ ही इन सब वक्ताओं के बाद कोई मित्र कोई सवाल रखना चाहता है, कोई जिज्ञासा रखना चाहता है, किसी बात में प्रश्न करना चाहता है तो बिल्कुल इजाजत है, किंतु समय रहेगा वही 2 मिनट। और तो भी मैं इन सब बातों के साथ हमारा धारा का जो उद्देश्य विषय पे बातचीत हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत बातें कहीं पर भी ना आए चीज। और उससे क्या होगा कि जो हमारा विषय का विमर्श है वो भटक जाता है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ श्रीकांत आप्टे जी से आग्रह करता हूं कि वो 12 मिनट और 15 मिनट के बीच में अपनी बात कहें। उनकी रचना का नाम है सुंदर कली। श्रीकांत आप्टे जी। आपने सर अपना माइक ऑन कर लीजिए। आदरणीय ज्ञान जी, प्रेम जन्मेजय जी और अन्य सभी साथी व्यंगकारों को सबसे पहले नमस्कार। ये पहले क्रम पे मुझे रख दिया है तो संकट हो गया है, खासकर तब जब आज इस गोष्ठी में वो भी भागीदारी कर रहे हैं जिनके कारण त्यागी जी से व्यक्तिगत परिचय का मुझे अवसर मिला था, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। थोड़ा सा सर अपना कैमरा का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा पीछे की। हाँ ठीक है। ज्ञान जी के कारण ही त्यागी जी से व्यक्तिगत भेंट का अवसर मुझे मिला था और तब मैंने जाना कि वो जितने सादे और बेहद सीधे सादे व्यक्तित्व के धनी थे। कभी लगा नहीं, मैं जब पहली बार मिला तो बहुत ही संकोच के साथ, मन में थोड़ा भय भी, बहुत बड़े व्यंगकार से मिल रहा हूं। मैं उन्हें लेने पहुंचा था होटल, तो मैंने कार का दरवाजा खोला और श्रीमती त्यागी और त्यागी जी दोनों के लिए पीछे का दरवाजा खोला। त्यागी जी ने मुझे बोला, भाई मैं तुम्हें अपना ड्राइवर नहीं बनाऊंगा, और मेरे बाजू में आकर बैठे। तो ये एक सादगी जो थी, और सबसे बड़ी चीज ये थी कि ज्ञान जी को फोन करके त्यागी जी ने पूछा था कि भोपाल में कोई श्रीकांत आप्टे नाम का बंदा रहता है, उससे मिलना चाहता हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। तो आज ज्ञान जी की उपस्थिति में, क्योंकि ज्ञान जी और प्रेम जन्मेजय, इन दोनों से ज्यादा तो मेरे ख्याल से त्यागी जी को व्यक्तिगत रूप से शायद ही कोई जानता हो, तो इनकी उपस्थिति में उनके लेखन पर बात करना अपने आप में एक चुनौती है। मैंने त्यागी जी को भी काफी कुछ पढ़ा है और उनका जो अंदाज़े बयां था उसको लेकर मैं हमेशा ही बड़ा मुग्ध रहा हूं कि अद्भुत ढंग था उनका। श्रीलाल जी, परसाई जी, शरद जोशी, इन सब से हटकर, मतलब आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं इसमें
कि उनकी एक रचना में उनने एक जगह लिखा है, तहसीलदार साहब सुबह 2 घंटे पूजा और रामायण का पाठ करते थे और शाम को 2 घंटे रिश्वत लेते थे। एक और उदाहरण बताऊं आपको, वहां और सब तो ठीक था, मगर मकान मालिक की पत्नी इतनी हसीन थी कि मेरा वहां चरित्रवान रहना कठिन था। तो उनका जो अंदाजे बया था वो बहुत निराला था। मुझे रचना दी गई सुंदर कली, और शुरू में ही सैनी जी ने बोल दिया है कि रचना पर ज्यादा बात करना है। ये रचना सुंदर कली हथनी के बहाने पूरे मीडिया की, समाज की, कलाकारों की, गरीबी की, सबको समेटते हुए चलती है। सुंदर कली नाम की हथिनी गड्ढे में गिर गई है और उसकी मृत्यु हो गई है। अब उसकी मृत्यु के लिए उन्होंने लिखा है कि सुंदर कली की मौत में तमाम महत्वपूर्ण कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वो मरने से पहले जिंदा थी। तो इस तरह की इसमें, और साथ में यह कि मौत का इलाज है, फिलहाल जिंदगी का कोई इलाज नहीं। इसमें कई मतलब आप पूरी रचना बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उस छोटी सी रचना में जितना कुछ त्यागी जी ने समेटा है वो उनके कलम का ही कमाल है। इसमें लिखते हैं, वो डॉक्टर लोग धूप और वर्षा की कोई परवाह के बिना उसे बचाने की कोशिश करते रहे। दिल्ली प्रशासन ने लाल फीताशाही को तलाक दिया और सुंदर कली तक बिजली पहुंचाई। आमतौर पर हाथी जो होता है वो शायद एकांत में मरता है, और सुंदर कली जो मरी वो फोटोग्राफरों और पत्रकारों और प्रशंसकों के बीच उनके सामने मरी। एक जगह उन्होंने लिखा है कि सुंदर कली शनिश्चर के दिन मरी और बुधवार तक लोग उसे भूल गए। और फिर लेखकों और कलाकारों के लिए लिखा है कि मैं और मेरे साथी जो हैं वो उसी दिन भुला दिए जाएंगे जिस दिन मरेंगे। अपील भी निकलेगी तो मरने के बाद। सुंदर कली के बहाने उन्होंने कि जानू पशु प्रेम अपने स्थान पर, परंतु जो देश में फुटपाथों पर, महानगरों में जो सो रहे हैं, हजारों मील दूर बसे हैं, भुखमरी में से मौत हो रही है, गरीबी की मार सह रहे हैं, इनके बारे में कोई परवाह शासन और इनको जितनी करना चाहिए वैसी होती नहीं है। बहुत जगहों पर उन्होंने मैं कुछ कोट करना चाहूंगा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बाकायदा अपना फर्ज अदा किया। अखबार नवीसों ने यह भी कहा कि जानवरों के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है और वो बंद होना चाहिए। हाथी पकड़ने की जो खेदा नाम की क्रिया है उसे खेदजनक बताया गया। आगे उन्होंने इसी रचना में लिखा है, मतलब यह है कि पूरब के जो हजारों लोग महानगरों में फुटपाथों पर सो रहे हैं, उन्हें हजारों मील दूर बसे अपने मैके की याद नहीं आती। क्या वे अपने माँ बाप बीवी बच्चों को याद करके नहीं रोते? हो सकता है कि पकड़ने की क्रिया कुछ कठोर हो, पर क्या वो क्रिया आरामदेह है जिसके द्वारा सैकड़ों लड़कियां मेलों से भगाई जाती हैं ताकि वे कोठे पर बैठाई जा सके? या फिर वो क्रिया ज्यादा आरामदेह है जिसके द्वारा छोटे छोटे निरीह बच्चों को अपंग किया जाता है ताकि वे भीख मांग सकें? बात सुंदर कली हथनी की हो रही है। और हथनी की बात करते करते आप देखिए कि कितनी चीजों को ऐसा ही अपना त्यागी जी समेटते चले। मैं जानता हूं, एक जगह लिखा है उन्होंने, मैं जानता हूं मैं एक गधा हूं और इस सत्य पर पहुंचने के लिए विशेषज्ञों की कोई समिति बिठाने की जरूरत नहीं है, पर मैं पूछता हूं कि सुंदर कली क्या इतनी सुंदर थी कि हम लोग रामकली और चंपाकली को भूल जाएं? हाथी क्या वाकई आदमी से ऊपर निकल गया है? मैं लेखक आगे इसी में है, मैं लेखक हूं इस कारण न जाने कितने छोटे बड़े कलाकारों से परिचित होने का सौभाग्य और दुर्भाग्य मुझे एक साथ ही प्राप्त है। सौभाग्य तो इस कारण कि एक कलाकार को दूसरे कलाकार के पास बैठकर सदा से गौरव का एहसास होता है, और दुर्भाग्य इस कारण कि इनमें से काफी लोग बेहद बेसहारा और ऐसी ऐसी खोलियों और बरसातियों में
अपनी जिंदगियां काट रहे हैं, जहां की सुंदर कली जो थी वो आधा घंटा नहीं गुजार सकती थी। पशु की तुलना में आदमी की दुर्गति को रचना सुंदर कली। हथनी गिरी है गड्ढे में गिर के मर गई है। उस एक घटना को लेकर कितने पहलू त्यागी जी ने इस एक रचना में समेटे हैं। मुक्तिबोध, राजकमल, धूमिल और दुष्यंत की भांति न जाने कितने कलाकार हैं जो जिंदगी के शिकंजे में बुरी तरह फंसे हैं और उनको लेकर कभी कोई अपील जारी नहीं की। क्या वे सुंदर कली से कम सुंदर हैं? अमेरिका में मेंढकों तक को स्कूली शिक्षा प्रदान की जा रही, जबकि यहाँ करोड़ों इंसान काले अक्षर और भैंस के बीच का अंतर नहीं समझते। हरिजन के बेचारे ईंधन की भांति दिन दहाड़े जलाए जा रहे हैं, पर उनके लिए कुछ किया है किसी ने? जवाब दो, क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंचती है? अब देखिए कितनी चीजें आती जा रही है। एक साधारण सी घटना, और उस साधारण सी घटना पर इतना कुछ समेट देना, समाज के व्यंग को, समाज की व्यंग्यात्मक स्थितियों को समेटने का जो कौशल त्यागी जी, और त्यागी जी को जितनी भी आप रचनाएं पढ़ते हैं उनका अपना अंदाजे बयां बिल्कुल अलग था। वो हथनी के बहाने फुटपाथ पर सोने वालों, एक तो बात थी कि उनकी भाषा बिल्कुल अलग थी। मैं एक उदाहरण आपको देके बताता हूँ। इसी रचना में आपको ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिल जाएंगे। रचना छोटी सी है, पर उनका जो अंदाजे बयां था कि सारे अपराध बिहार में ही क्यों होते हैं? क्या भारतवर्ष में और राज्य नहीं है जो बिहार का भार उठा सके? मैं सरकार को प्रार्थना करता हूं कि बिहार की इस मोनोपॉली को समाप्त करें और अपराधों का विकेंद्रीकरण करें। ये जो शैली है, ये परसाई जी की अपना त्यागी जी की हर रचना में आपको मिलेगी। और इस रचना में भी कई जगहों पर आपको, और ये शैली जो है ये त्यागी जी को त्यागी जी बनाती है। ये शैली और कहीं पर भी, मुझे हमेशा से, मैंने त्यागी जी को जितना पढ़ा, मुझे अच्छे से याद है एक बार ज्ञान जी ने कहा था कि त्यागी जी की शैली में आपको पीजी वुडहाउस की भाषा और शैली, पीजी वुडहाउस की भाषा में जो एक संगीत आप महसूस करते हैं, वो त्यागी जी की भाषा में महसूस कर सकते हैं अगर हम उसको समझे तो। बाकी रचना बहुत छोटी सी है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इस पर, और मैंने बोला ना कि मुझे कुछ संकोच हो रहा है बोलने के लिए। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था, लेकिन ये दो बड़े लोग जो बैठे हैं इनकी मौजूदगी में, ज्ञान जी के सामने तो वैसे भी, और फिर प्रेम भाई साहब हैं, तो इनके सामने त्यागी जी की रचना पर इससे ज्यादा मैं बोल सकूं ऐसा मैं समझता नहीं। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूं, और आप सभी को बहुत धन्यवाद। पता नहीं कैसा बोला मैंने, अच्छा बोला, खराब बोला, मेरे ख्याल से तो खराब ही बोला है। वो शायद अभी मुस्कुरा भी रहे हैं ज्ञान जी जो इस बात की तायीद करता है। बहरहाल मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूं। सभी को बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आपे जी। आपने सुंदर कली के बहाने अनेक बिंदुओं को स्पर्श किया, त्यागी जी की भाषा पर, त्यागी जी के स्वभाव पर। कई बार महावीर अग्रवाल ने त्यागी जी से एक इंटरव्यू लिया था, और बहुत सादा इंटरव्यू था। उसमें त्यागी जी से बात की थी कि आप व्यंग्य की कैसी भाषा होनी चाहिए। तो त्यागी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में बोला था, और बहुत एक लाइन में उसका जवाब था। बात तो फिर बाद में उन्होंने बढ़ा दी थी कि भाषा आम बोल चाल की भाषा हो जाएगी, क्योंकि व्यंग्य आम लोगों के लिए लिखा जा रहा है, उसमें संस्कृत और संलिष्ट शब्दों का उपयोग कम से कम हो या नहीं होना चाहिए। तो उनकी बड़ी स्पष्ट बात थी। और मैं आज के वक्ता कैलाश मंडलेकर जी हैं। कैलाश मंडलेकर जी व्यंग्य के बहुत चर्चित नाम है, और लगभग हम उनकी जो भाषा देखते हैं, कैलाश मंडलेकर जी की भाषा जिसमें रम्यता है, गम्यता है, गांव है, और हमारे बीच का आदमी है, लगभग वही भाषा हम
चाहे शरद जोशी की हो, चाहे त्यागी जी को, वही भाषा कहीं कहीं पाते हैं। तो एक हम ऐसा लगता है कि परसाई त्यागी जी की परंपरा को बढ़ाने वाले एक महत व्यंग्यकार मैं कैलाश मंडलेकर जी को बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। उनकी जो रचना दी गई है, मुझे इनके बाद पढ़वा दीजिएगा मंडलेकर जी के बाद कि मैं या आपको अभी पढ़वा दूं मैं? नहीं, कैलाश जी को मैं सुनना चाहूंगा, मैं बाद में ही रुकूंगा, पर मेरा सुरक्षित हो जाएगा, फिर कुछ बाद में भी पढ़ा तो मैं उठूं तो मेरा काम है, तो मुझे पढ़वा दीजिएगा। नहीं, हमने तय करके रखा है ज्ञान जी पहले से ही है, हम घड़ी देख रहे हैं, घड़ी के हिसाब से हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल ये चीज है, तो हमने इसीलिए मतलब सोचा। तो मैं कैलाश मंडलेकर जी को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। उनकी रचना का शीर्षक है फूलों वाले कैक्टस, और वो इस रचना के बारे, इस रचना पर और जो त्यागी जी में पाते हैं, जो वो त्यागी जी के बारे में सोचते हैं, इन सब पर अपनी बात रखें। समय वही रहेगा 12 से 15 मिनट। रमेश जी, जब आप नहीं बोल रहे हैं तब तो अपना चेहरा दिखा सकते हैं। अच्छा नहीं, वो सिग्नल नहीं आ रहे असली में, क्या बात है। तो चेहरा दिखा सकते हैं, ना बोल रहे जी। सर अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, ऑडियो जी नहीं हुआ है सर अभी। किसके लिए बोल रहे हैं आप? वो कैलाश मंडलेकर सर के लिए कह रहा हूँ। सर अपना माइक ऑन करिए, अभी हुआ नहीं आपका ऑडियो ऑन। अभी देखिए आवाज आ रही? आ गई सर, आ गई। चलिए बड़ा शुक्र है कि आवाज आ रही है। धन्यवाद व्यंग्यधारा आदरणीय सैनी जी, डॉक्टर तिवारी जी। और चूंकि इस सीरीज में बड़ी महत्वपूर्ण उपस्थिति है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी की और डॉक्टर प्रेम जन्मे जी की, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं 15 मिनट भी शायद बोलूं, उससे कम बोलूं, और महत्वपूर्ण ये रहे मेरे लिए कि ज्ञान जी को सुने, डॉक्टर प्रेम जन्मे जी को सुने। भाषा को लेकर श्रीकांत जी ने एक बात कही है, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। त्यागी जी के बारे में मैं समझता हूं कि आजकल जिस तरह से बहुत सारा व्यंग लिखा जा रहा है, तो त्यागी जी के सामने भी एक चुनौती रही होगी, और ये चुनौती व्यंग को लेकर उतनी नहीं है जितनी गद्य के सौंदर्य को लेकर होगी। देखिए, व्यंग लिखना बहुत मुश्किल नहीं रहा आजकल, और हमारे व्यंग्यकारों की फौज ने उसको इतना आसान कर दिया है, और हमारे अखबार वालों ने भी उसको इतना आसान कर दिया है कि कोई भी आदमी व्यंग लिख सकता है। चुनौती व्यंग लिखना नहीं है, चुनौती है उस भाषा का, उस गद्य के सौंदर्य की चुनौती है। और मेरा ख्याल है कि त्यागी जी के सामने ये चुनौती उस समय रही होगी कि जब परसाई जी लिख रहे थे, शरद जोशी लिख रहे थे, श्रीलाल शुक्ल लिख रहे थे, तो उनके सामने ये परेशानी रही होगी कि अपना एक अलग रास्ता भाषा को लेकर, गद्य को लेकर और प्रोज को लेकर कैसे बनाया जाए, क्या बनाया जाए। सबसे बड़ी चुनौती जो है गद्य लिखना है। मैं व्यंग्यकारों को बोलना चाहता हूं कि व्यंग्य लिखना बहुत मुश्किल नहीं है, गद्य लिखना मुश्किल है। एक जो डिलाइटफुल प्रोज जिसको कहते हैं, जो कहना चाहिए कि अगर त्यागी जी की पुस्तक को अगर कोई मुसाफिर रेल के डिब्बे में बैठ के पढ़े और पढ़ते पढ़ते अगर अपना स्टेशन भूल जाए, ये गद्य का सौंदर्य है। तो त्यागी जी के सामने चुनौती ये थी कि वो अपना निजी, अपने गद्य के साथ अपनी एक आइडेंटिटी कैसे लाएं, क्योंकि संघर्ष बहुत बड़ा था। परसाई थे सामने, श्रीलाल शुक्ल थे सामने,
शरद जोशी थे। इन सबके बीच में त्यागी जी ने अपना एक मुहावरा इजाद किया। वो मुहावरा था कि उन्होंने पूरा संस्कृत वाङ्मय, जिसमें भास था, जिसमें कालिदास था, जिसमें वाल्मीकि था और जिसमें अमीर खुसरो था, इनकी रचनाओं को लेकर और वहां से अपने व्यंग का रास्ता तैयार करना। और केवल हिंदी वाङ्मय या संस्कृत वाङ्मय नहीं, उसमें दास्तोवस्की भी था, उसमें टॉलस्टॉय भी था, उसमें बर्नार्ड शॉ भी था, उसमें चेखव भी था। इतने सारे विश्व के रचनाकारों का विश्व साहित्य के वाङ्मय में से अपने रचनात्मक मूल्यों को तलाश करना और एक नई व्यंग की भाषा को इजाद करना, जिसका श्रीकांत आपके ने जिक्र किया, वो भाषा असल में पैदा करनी पड़ेगी। और ये हम केवल रविन्द्रनाथ त्यागी से ही सीख सकते हैं। आज के जितने व्यंगकार इसमें हैं और बड़े महत्वपूर्ण व्यंगकार हैं इसमें, जवाहर चौधरी हैं, अनूप शुक्ल हैं, काफी लोग हैं। मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि हमको त्यागी जी से अगर कुछ सीखना है तो वो भाषा का जो लालित्य है, वो भाषा का वो जो डिलाइटफुलनेस है भाषा की, वो अगर हम पकड़ ले और हम एक अपनी निजता के साथ अपनी बात कहें। देखिए, दूसरा ज्ञान चतुर्वेदी नहीं हो सकता, दूसरा प्रेम जन्मेजय भी नहीं हो सकता, दूसरा रविन्द्रनाथ त्यागी भी नहीं हो सकता। इन सब लोगों ने अपनी निजता को तैयार किया है, अपनी निजता को बनाया है। तो इस निजता को पाने के लिए जरूरी यह है कि हम पहले विश्व भाषा, विश्व व्यंग, विश्व साहित्य को पढ़े कि दुनिया में लिखा क्या जा रहा है, लिखा क्या जा रहा था। जब तक हम ये सब नहीं जान लेंगे, मैं तो हिंदी के व्यंगकारों से और जो मेरे मित्र हैं, जो मेरी उम्र के हैं और जो राज ले रहे हैं, उनसे कहता हूं कि भैया तुम पहले हिंदी क्लासिक को तो पढ़ लीजिए ठीक ढंग से। अरे यार, आप वाल्मीकि को पढ़ लीजिए, आप तुलसी को पढ़ लीजिए, आप मीरा कबीर को, सूर को पढ़ लीजिए। जब तक आप हिंदी क्लासिक को ठीक नहीं समझ पाएंगे, आप व्यंग नहीं लिख पाएंगे। ये जो खबरों को लेकर और खबरों में से एक नया पात्र चुनकर और उनके मार्फत आप जो व्यंग कर रहे हैं, इसमें आप चुने हुए जुमलों को जोड़ रहे हैं। आप कोई व्यंग नहीं लिख रहे हैं भाई साहब, आप चुने हुए कुछ जुमले हैं, उनको जोड़कर एक आपने एक गाथा तैयार कर ली है जो कि बहुत बिखरी हुई है। आपको पहले आपके व्यंग का पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक अगर आप में कोई एक इंटर कनेक्शन नहीं है, कोई एक अंतरधारा नहीं है, कोई व्यंग का पूरा एक पूरा कहना चाहिए कलेवर नहीं है, तब तक आप व्यंग नहीं लिख सकते और तब तक आप रविन्द्रनाथ त्यागी भी नहीं हो सकते। रविन्द्रनाथ त्यागी होने के लिए आपको एक पूरी परंपरा तक जाना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं ये समझता हूं कि उनके बारे में जो राधा कृष्ण ने एक बात कही थी, राधा कृष्ण बहुत बड़े व्यंगकार थे, उन्होंने कहा था कि वो लाठी से बांसुरी बजाते हैं। अब ये क्या बात है? अरे साहब, लाठी से बांसुरी बजाना जिसमें कहीं कोई स्वर की संभावना नहीं है, कोई राग की संभावना नहीं है, वहां से स्वर निकाल देना, ये त्यागी जी करते। तो दोस्तों, मैं कहना यह चाहता हूं कि जब तक हम व्यंग की ये पूरी जो दीर्घ परंपरा है उससे नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप ये जुमले इकट्ठे कर करके जो व्यंग जोड़ते जा रहे हैं, इससे कोई बात बनने वाली नहीं है। और मैं तो आजकल बहुत कम लिख रहा हूं, मैं इसीलिए कि मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं कि कोई जाने तो कोई बातों को रूट तक तो पहुंचे कि असल में व्यंग है क्या। और मैं समझता हूं कि थोड़ी लंबी बात हो जाएगी अगर मैं सैनी जी से कहूं या डॉक्टर तिवारी से कहूं कि किसी दिन मुझे त्यागी जी पर स्वतंत्र रूप से आधे घंटे का समय दें तो मैं अपनी बात पूरी कर पाऊं। क्योंकि देखिए, उनका जब निधन हुआ था और उस पर डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी ने एक अक्षरा में एक पूरा लंबा आलेख लिखा था, तब मैंने बहुत सारी बातें उनके संबंध में कही थी
कोई मेरे पास 20-25 उनके पत्र हैं, और अगर संस्मरण की ही बात करूं, वो रचना तो छूटती जा रही है जिस पर मुझे बात करनी है, 1-2 मिनट उस पर भी बात करूंगा। तो मैं उनको अक्सर फोन कर लिया करता था, मैं टेलीफोन विभाग में ही था तो कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे जब फोन कर लिया तो वो अब कभी कभी बिल्कुल बेसमय फोन कर लिया करता था। तो एक बार उन्होंने कहा कि तुम शाम को 6 बजे के बाद मुझे फोन करो, मैं तुमसे लंबी लंबी बात करना चाहता हूँ। और मेरे एक व्यंग को पढ़कर उन्होंने कहा कि इस व्यंग को मैं भी लिखना चाहता हूँ इसी विषय पर, और फिर उन्होंने लिखा भी। पर बहरहाल समय बहुत हो रहा है। मुझे जो विषय दिया गया था, फूलों वाले कैक्टस, उनका जो निबंध है, तो केवल औपचारिकता कर रहा हूं, क्योंकि असल में तो मैं लंबी बात करना चाहता हूं त्यागी जी पर अब मुश्किल मेरे साथ यह है कि कैसे करें, और सुनना भी है, ज्ञान जी को सुनना है, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय को सुनना है। तो निबंध उनका जो है फूलों वाला कैक्टस, कोई उसमें कोई फिक्स सब्जेक्ट मैटर नहीं है, उड़ाने हैं भाषा की, गद्य की। और कैसी उड़ाने हैं कि उसमें वो शरद जोशी को भी याद कर लेते हैं, दुष्यंत कुमार को भी याद कर लेते हैं, और अपनी एक पूर्व प्रेमिका को भी याद कर लेते हैं। और शरद जोशी पर भी एक व्यंग कर दिया है कि चाहे वो शरद जोशी हो या ग्रीष्म जोशी हो। तो भाषा की उड़ाने हैं, लेकिन मैं इस पर जोर देना चाहता हूं, लेकिन व्यंग कहीं भी टूटता नहीं है रविन्द्रनाथ जोशी का। व्यंग पूरा का पूरा आप पढ़ते जाएं तो एक पूरा समझ लीजिए कि एक पूरी की पूरी पोएट्री ही है रविन्द्रनाथ त्यागी का जन्म। तो ऐसे दुर्लभ व्यंगकार रविन्द्रनाथ त्यागी हैं। पर बहरहाल मैं अपनी बात को विराम इसलिए देना चाहता हूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है सैनी जी और डॉक्टर तिवारी जी। मैं किसी दिन आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे इस पर कहने का मौका दिया जाए। बहरहाल मैं त्यागी जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहां समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मणिकर जी। सही में यह हमने योजना तैयार की थी, तो ज्ञान जी ने भी बोला था, कहा था कि 15 मिनट में नहीं हो सकता। प्रेम जन्मेजय का भी जो अर्थ था कि 15 मिनट में यह बात हमारी नहीं हो सकती। तो ज्ञान जी की रचनाओं में, उनके व्यक्तित्व में इतनी विविधता है, इतनी विपुलता है और इतना विस्तार है कि निश्चित है कि हम पूरी बात नहीं कर सकते, किंतु कुछ ना कुछ, किसी न किसी बहाने हम उनको याद कर रहे हैं। एक बात आपने बड़ी अच्छी बोली मांडलेकर जी, कि उनकी पूरी रचना में पोएट्री है। निश्चित ही त्यागी जी मूलतः कवि थे। आप उनकी का एक जो संग्रह निकले, उनकी रचनाओं की, उनकी पुस्तकों के जो शीर्षक, मेघ, भाद्रपद की छांव, शरद की पूर्णिमा, पलाश के महकते फूल आदि ऐसे बहुत से हैं जहां पर उनकी रचना में कविता वाले शीर्षक है, प्रकृति के शीर्षक है, प्रवृत्ति के शीर्षक है। और इसी बात के साथ अब मैं ज्ञान जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। ज्ञान जी अपने समय के बहुत महत्वपूर्ण हमारे बीच में हमारे एक व्यंगकार है, जो कि एक जो पहली पीढ़ी की तरीके परंपरा उसको बढ़ा रहे हैं। विपुल मात्रा में व्यंग को जो स्थापना इनकी उन्होंने दी थी, उसको भी स्थापित बनाए रखा हुआ है और धीरे धीरे बढ़ा रहा है। ज्ञान जी के बारे में हम कि उन्होंने इतना विपुल लिखा हुआ है, इतना लिखा है कि व्यंग को आज सब जगह से, चाहे कहानी से हो, चाहे कविता से हो, अन्य विधा से है, धीरे धीरे श्रेष्ठता की ओर जा रहा है। पहले परसाई जी ने अपने व्यंग के बारे में बोला था कि व्यंग साहित्य में शूद्र है, आज स्थिति विपरीत हो गई है। और ज्ञान जी ने बहुत व्यंग का विस्तार दिया और हर जगह लिखा और बात भी की और इन लोगों के साथ जिया भी। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ मैं ज्ञान जी के और त्यागी जी के बहुत संस्मरणों को पढ़ा भी है, उनकी बात भी को भी देखा है। मतलब ज्ञान जी एक जगह कहते हैं त्यागी जी के बारे में कि
उनका प्रभाव, एक उनका व्यक्तित्व अद्भुत है, सरल है और एक डराने वाला भी है। अब 3 चीजें हैं इनमें। और ज्ञान जी की जो रचना, ज्ञान जी ने जो जिस रचना को पसंद किया है वह रचना आग का दरिया। और एक बात और ही मैं कह दूं, आज हमने व्यंग धारा समूह में जो रचना कालजयी रचना डालते हैं उसमें त्यागी जी की रचना अद्भुत रचना थी, एक पुराने जमाने की नायिका, और लगभग उसी में जांच कीजिए आग की दरिया है। मैं बहुत सम्मान के साथ, उनका समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 बजे के बाद उनके पास कॉल आने लगेंगे, तो मैं ज्ञान चतुर्वेदी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो त्यागी जी के बारे में और रचना के बारे में, त्यागी जी के बारे में और अपने जो संस्मरण है सुना, समय लगभग वो ही रहेगा। हाँ हाँ ज्ञान बिल्कुल। चतुर्वेदी जी। मैं आप जब बोल रहे थे तो सामने मैंने घड़ी लटका रखी और उस घड़ी में मैंने देख लिया कहाँ से शुरू हो रहा है। उसके ठीक 15वें मिनट पे अगर मैं नहीं किसी कारण से बात करते में खो जाऊं तो आप मुझे टोक दीजिएगा कि सर समेटिए। तो मैं बहुत, देखिए क्या है कि मुझे ऐसा लगा, भी इतना कह सकता हूँ कि ये प्रोग्राम का एक फॉर्मेट ठीक से बन नहीं पाया, इसीलिए कैलाश जी को कहना पड़ रहा है कि मुझे आधे घंटे दीजिए। ये तो बिल्कुल होना था कि इस रचना पर ही बात हो, रचना के बहाने जहां से निकाल के आप त्यागी जी से बात कर सके, त्यागी जी पर बात करें, क्योंकि रचना का भी पुनर्पाठ है और उस बहाने से त्यागी जी को समझने की कोशिश है। त्यागी जी पे तो आप 1 घंटे ही बोलिए, 2 घंटे ही बोलिए, कैलाश जी उन पर, कैलाश जी को मेरे पास कहने को है, इतना कहने को है, संस्मरण के तौर पे नहीं, उनकी केवल रचनाशीलता, केवल उनकी भाषा पर, उनके जो उनका एक अलग, जो बहुत एक बात कही इन्होंने, बड़ा कंट्रोवर्सी में डाले जा रहे थे कैलाश जी, मुझे लगा था कि आप उस तरफ मत जाओ, रविन्द्रनाथ टैगोर पे टिके रहो कि व्यंग लिखना बहुत आसान हो गया आजकल, और उसमें जो व्यंग छिपा हुआ है वो सामने आता है कि कितना आसान हो गया है। और उसके पीछे जब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते अचानक से, तो आपको समझ में आता है कि व्यंग लिखना कितना कठिन भी। जब आप कहते हैं कि गद्य में जो गद्य है, देखिए आप तो व्यंग को गद्य बोलते हैं ना, आप एक बदमाशी कर रहे हैं कह रहा है। आप एक तरह कह रहे हैं गद्य व्यंग लिखना बहुत आसान है और किसी का ऑन है माइक, गद्य लिखना, गद्य व्यंग लिखना बहुत आसान है, गद्य लिखना बहुत कठिन। तो आप व्यंग को गद्य से अलग कर रहे हैं कि जो व्यंग में जो गद्य लिखा जा रहा है वो वास्तव में गद्य नहीं है। आप इस वाले पे जा रहे हैं जो बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे समकालीन व्यंग पर बहुत बड़ी टिप्पणी है आपकी, तो हम उस पर नहीं जा रहे। हम बात सीधे इस, मैंने एक रचना ली सर, आपने जैसे कहा कि आपने व्यंग्यधारा में एक रचना उनकी ली, वो मैंने रमेश सैनी साहब को कहा भी था कि मैं वो रचना ले रहा हूँ जिसके लिए त्यागी जी कुख्यात भी थे और विख्यात भी थे। नायिकाओं पर बात करना, स्त्री पर बात करना, आजकल स्त्रीवादी, तथाकथित स्त्रीवादी और रचना में अश्लीलता थोपने वाले, खोजने वाले महान व्यक्ति, महान लोग ऐसे बहुत सारे हो गए जो किसी को किस बहाने से खारिज करते पता नहीं चलता। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को अपने जमाने में, मुझे खूब तरह याद है, जनसत्ता में उनके एक संग्रह का, मुझे उनका याद नहीं आ रहा किन्होंने उनको उड़ाया था, पर बहुत ही निचले स्तर पर आकर उन्होंने त्यागी जी के एक संग्रह में और उसमें बार बार ये कहा था कि वो तो केवल स्त्री पर उनका केंद्रित है और स्त्री पर भी वो केवल बिलो द बेल्ट ही पहुंचते हैं और यही उनका शौक है और यही वो पूरी तरह से व्यक्तिगत होके त्यागी जी पर आ गए थे। तो मुझे लगा था कि नहीं, ये बात पर होना ही चाहिए कि वो स्त्री को किस तरह देखते थे, नायिकाएं। और इधर जब बात करते हैं हम, तो शियाल जी, जब शियाल शुक्ल ने, मेरे पास उनकी ये रखी हुई है रचनावली का पहले खंड में है ये रचना, तो वो कहते हैं बार बार जो बात कहते हैं कि जो परसाई जी कह रहे हैं, बात परसाई कही हुई है कि जो हमारे पुराने क्लासिकल, और पुराने क्लासिकल में हिंदी में जाते हैं, पुराने क्लासिकल में संस्कृत के क्लासिक्स पे जाइए, उन क्लासिक्स की जो ब्यूटी है, जो सौंदर्य है, जो मजा है, जो कंप्लीटनेस है, जो पूर्णता है, संपूर्णता है, वो पूरी की पूरी आप अगर कहीं देखना चाहते हैं
वर्तमान हिंदी में और व्यंग में खासकर, तो आपको इनमें मिलती है, त्यागी जी मिलती है। और उसके आगे एक स्वीकृति है। पहले ऐसा लगता है कहीं परसाई जी ने व्यंग में तो नहीं कहा, पर परसाई जी बाकायदा एक स्वीकार करते हैं कि इतनी विट संपन्न भाषा, ये गद्य, इतना विट संपन्न गद्य मुझसे लिखते नहीं बनता, ये परसाई जी कह रहे हैं। और ये वो उनकी ईमानदार स्वीकृति उनको और महान बनाता है कि मेरी ये सीमाएं हैं, मैं इस तरह की चीज नहीं कर पाऊंगा। और ये निश्चित ही परसाई जैसा वो त्यागी जी नहीं लिख सकते, ये वो नहीं कह रहे हैं, पर वो बता रहे हैं कि हाँ, जिस तरह का गद्य लिखते मैं नहीं लिख सकता। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और ये जो रचना है आग का दरिया, हम प्रेम में कहते हैं कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस एक वाक्य से बात शुरू हुई उनकी। इस रचना में मैंने इसलिए भी उठाया कि एक तो नायिकाओं पर लिखने के लिए बहुत बदनाम थे वो, और लोगों ने उसको बदनामी का बायस बना दिया जो उनकी विशेषता थी। और जिसमें उन्होंने जितने प्रयोग किए, उनकी रचनाओं में इतनी सारी नायिकाओं को लेकर प्रयोग है, इतना अध्ययन है उनका, संस्कृत साहित्य से, कविता से, इतिहास से, हमारे मुगल कालीन इतिहास से, हमारे राजपूताना इतिहास से, फिर विदेशी अंग्रेजी इतिहास से, वो जिस ढंग से चीजें लाते थे, तो पहले तो मैं समझता था कि रचना लिखते होंगे तो ये जरूर से कहीं नोट्स बनाते होंगे, कोई इतनी सारी चीजें कोई कैसे करेगा। पर जब उनसे मिलना शुरू हुआ तो मैं उनके चेहरा देखते रहता था। अगर 2 घंटे भी बोले जा रहे हैं, पहले बात उनको खोलना मुश्किल था कई बार, अगर वो डिप्रेशन में है, आपको पता है डिप्रेशन के मरीज थे, और इस हद तक डिप्रेशन वाले मरीज थे कि बिजली के झटके लगवाते थे। और उस आदमी का जीवट देखिए कि खुद वो अपना सुना रही है, उनका कहा हुआ है, मैंने नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि यार वो फिर निकले शाम को, फिर जाके बिजली का झटका लगवाना था, फिर लगवा के 2 घंटे वहां पे गुजरे, फिर घर आ गए। इतनी सरलता से कोई अपने डिप्रेशन के बारे में बात कर सके, वो आदमी ही ऐसा व्यंग लिख सकता है, वो आदमी ऐसा हास्य लिख सकता है, वो इतना निर्मल हास्य लिख सकता है, जिसे हम हवा में गांठ बांधना कहते हैं ना, कि कहीं कुछ ना हो और उसमें से चीजें निकाल सके। वो रविन्द्रनाथ टैगोर के पहले और शायद रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद भी कोई वैसा नहीं कर पाया, जिसके बारे में धनंजय वर्मा ने बहुत अच्छी बात की है, इसी के फ्लैट मैटर में लिखा है उन्होंने कि उनकी उन्मुक्तता और उनका लालित्य, उन्मुक्तता को कहते हैं कहीं से शुरू होकर कहीं तक जा सकते हैं, उसकी सारी संभावनाएं खंगाल देते हैं। और ये बात कुछ हद तक शरद जोशी में भी थी कि वो किसी एक शब्द का भी इस हद तक जा सकते थे उसको एनालिसिस करते हुए कि वो उसकी सारी संभावनाएं तलाशते। ये तो विषय की सारी संभावनाएं कहाँ तक ले जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट उस जगह तक ले जाते हैं संभावना तलाशते जहां आपको लगता है कि यार ये क्या है। बहुत मतलब कई जगह आपको बेसाख्ता हंसी आने की जो बात आती है, जब आप अपने आप को रोक नहीं पाते, वो त्यागी जी हैं, वो उन्मुक्तता उसमें। तो ये इस रचना में वो भी है, इस रचना में वो विषय है जिसके कारण त्यागी जी को जीवन भर खदेड़ा गया और उनको इग्नोर करने की कोशिश की गई। हर पुरस्कार में हर जगह पहले बात आती थी, जब उनको पुरस्कार यहाँ शरद जोशी सम्मान मिला था तो उन्होंने ये कहा मेरे को क्या जरूर से कुछ राजनीति चली होगी, मुझे कैसे मिल गया, राजनीति से कैसे बच गया, और मुझको तो हमेशा शिलाल शुक्ल मेरा नाम कटवा देता है। तो मैंने कहा सर इससे शिलाल शुक्ल ही मुख्य जूरी थे, जूरी के अध्यक्ष, उन्होंने दिया है। तो वो कह रहे यार मुझे सब यही कहते हैं कि शिलाल शुक्ल तुम्हारा नाम कटवा देता है, और मेरे को ये पुरस्कार मिला तो ये गलतफहमी दूर हुई कि मेरे का। तो ऐसी ऐसी बातें उनकी उनका अध्ययन। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जब उनसे बात करने लगा मैं, तो क्या स्मरण शक्ति उनकी सर, आपने कई बात करी और लगातार पूरे समय वो उद्धरण बोलते भी चले जा रहे हैं। कोई प्रश्न, कोई बात आ रही तो उसमें वो इलाहाबाद के किस्से, तो फिर निराला के किस्से, तो महादेवी जी के किस्से, तो फलाने ने क्या कहा, तो फिराक ने क्या कहा, फिराक का कौन सा शेर, वो सब आ जाएगी उनकी बात। ये सारा इस ताक का दरिया में आपको अगर मैं गिनूं, मैंने केवल लेखकों के नाम को, की मीर, कबीर, एक ही रचना बात कर रहा हूँ, कबीर, और उसके बाद इसी में महाकवि इकबाल, अकबर इलाहाबादी, जैनेन्द्र कुमार, तौलस्ताय, कवि चंडीदास, पंडित जगन्नाथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन सब के उल्लेख।
एक साथ। नायिका के बारे में आप कह रहे हैं, प्रेम के बारे में कह रहे हैं कि प्रेम का ये आग का दरिया है, ये ऐसी जगह है जहां आवागमन के और कोई साधन अभी बने नहीं है, केवल आपको डूब के ही जाना पड़ता है वहां से। तो एक उनकी विशेषता थी उनका अध्ययन, और उस अध्ययन के साथ उनकी स्मरण शक्ति। एक ऐसे आदमी की स्मरण शक्ति जो नियमित रूप से बिजली के झटके कई सालों तक लगवाता रहा जाकर। उस आदमी की स्मरण शक्ति का सोचिए, अगर वो इस चीज में ना होता तो कहाँ होता। वो उस आदमी की स्मरण शक्ति इतनी जबरदस्त कि आप बात करने बैठिए, आप केवल मुंह देखते रहते थे कि इनको कितना याद है, कितनी चीज याद है। मैंने उनसे कहा भी कि मैं तो समझता था आप नोट्स बना के रखते हो, आपको सन इतने में जब 1857 गदर हुआ तो फलाने जगह क्या हुआ था उसकी डेट के साथ चीजें याद है, तो आप वो कभी भी रेफर कर सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं। इसमें 10 जगह उन्होंने ऐसा किया है। और दूसरी बात, मुझे हमेशा जो भाषा के लालित्य की बात कर रहे थे, मैं कहूँगा चमत्कारी वाक्य गढ़ने की कला, जहां से आप हैरान हो जाते हैं कि उसको ऐसा भी कहा जाता है। तो उसमें चमत्कारी वाक्य जैसी चीज में आया था मुझे, जो इसमें कह रहे हैं, एक उनका वाक्य है इसमें, प्रेम में लोग आत्महत्या करते हैं, तो प्रेम में वो कह रहे हैं कि आत्महत्या में कभी कभी जान तक जाने का खतरा होता है। अब ये जो चीज है, पहला वाक्य, पहला का शुरुआत और बाद के बीच में जो कंट्राडिक्शन है, उससे हास्य पैदा होता है। और ऐसे उनके इसी अकेली रचना में बहुत सारे वाक्य जो, और ये वाली बात तो फिर कई लोगों ने नकल भी की है कि हमें दांतों तले उंगली के अंगूठा दबाने की इच्छा होती थी। ये उनके एक वाक्य के चमत्कार थे जो करते थे, और कहने में, उन वाक्यों को इस्तेमाल करने में, उन वाक्यों के जरिए व्यंग पैदा करने और हास्य पैदा करने में वो कमाल थे। मतलब हमारे अनूप शुक्ल जी बैठे हैं जो लोगों के उसमें से रचनाओं में से बीटी वाक्य निकालते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि वो अगर निकाले तो जिंदगी उनकी इसी में कट जाएगी। केवल रवीन्द्रनाथ त्यागी में काट सकते हैं पूरी जिंदगी। जितने रवीन्द्रनाथ त्यागी के बीटी वाक्य हैं उतने मैं सोचता हूँ किसी लेखक के पास नहीं। जितने तरह से उन्होंने चीजों को इस्तेमाल किया, वो कहन की जो कला है, जो कहन की कला है, अभी मेरे पास 3 मिनट और है, कहन की जो कला है सर के पास, वो, और ये इसलिए था कि बेहद बेहद ईमानदार आदमी, किसी राजनीति में नहीं, कहीं कुछ नहीं, लिखना और केवल लिखना और केवल चिंता। वो कई बार मुझे फोन करते थे, इस तरह की बात होती थी, तो कोई लेख पढ़ लिया किसी का जिनका नाम भी हो, अरे यार ज्ञान ये लोग लिखते क्यों हैं यार, ये बंद क्यों नहीं कर देते। उन्होंने ये वाली बात, मैंने उनके एक ही हमारे मित्र की वो भेजी थी किताब कि सर ये आप इसे पढ़िए, नया लेखक है, अच्छा लिख रहे हैं, तो उन्होंने लिख के भेजा था मेरे को, पोस्ट कार्ड मेरे पास है, मैंने उनको ही दिखाया था जिनकी थी, कि ये निकृष्ट लेखन का उत्कृष्ट उदाहरण है ये किताब। अब जो इतना स्पष्ट हो अपनी चीजें कहने में, तो उनके कोई दोस्त तो हो नहीं सकते, तो उनके लोग उनको इग्नोर करते थे, दुश्मनी तो उनसे पाल नहीं सकते थे, उनको इग्नोर करने वाली एक बड़ी भीड़ थी। और वो मजबूरी में उन्होंने इतना लिखा और इतना शानदार लिखा कि जब आप मजबूरी में अपने आप को लोगों से रिकॉग्नाइज करा लो, वो काम इनका है जो उन्होंने किया है। और तो बस मैं आखिरी बात जो ये कह रहे हैं कि एक तो उनको बार बार पढ़ने पर भी नएपन का बोध होता है। ये जो मैंने सेक्शन 8 तो आप जब चाहें तब उठा के पढ़ें, तो आपको वही रचना जब चौथी बार पढ़ते हैं, 5वीं बार पढ़ते हैं, एक बड़े रचनाकार की, एक बड़ी रचना का हमेशा यही विशेषता होती है, बड़ी है कि छोटी है, कि आप दूसरी बार पढ़ते हो तो बिल्कुल नए अर्थ खोलते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं तो एकदम नई चीजें सामने आती हैं। ये किसी भी बड़े रचनाकार और किसी बड़ी कहानी, आप प्रेमचंद की कई कहानियां आप 10वीं बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ नई चीज थी जो मेरे से पहली 9 बार पढ़ी उसमें छूट गई, और ये चीज तो मेरे छूटी गई। वो भाषा को लेके हो, विषय को लेके हो, वो चरित्र को लेके हो। बस ऐसा ही त्यागी, परसाई, शरद जोशी की रचनाओं की बड़प्पन वही है कि आप उससे हर बार कुछ नया सीख के उठते हैं। तो ये जो चीज है, ये
एकदम हर बार अलग फ्लेवर है। और 1 मिनट और 14 मिनट हुए हैं। तो मैं इसमें जो उन्होंने संजय वर्मा ने कहा कि बिल्कुल हिंदी में इस उन्हीं का पढ़ रहा हूँ, हिंदी में इस तरह बिना किसी प्रकट और प्रत्यक्ष उद्देश्य के पर निष्प्रयोजन और अहेतुक नहीं, मतलब फालतू नहीं लिखा गया। ऐसा मैं कोई प्रकट रूप में मेरा कोई उस लिखने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा। और ऐसा लेखन की परंपरा बहुत विकसित नहीं है, जहाँ आप शब्दों से खेलते हो, भाषा से खेलते हो, उस खेलते हुए भी कुछ ऐसी बातें कह जाते हो जिससे आप जितनी बार नए सिरे से पढ़ेंगे आपको नए सिरे से कुछ नई बात मिल जाएगी। ये रविन्द्रनाथ त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय था और रचना पर भी नहीं बोला जा सकता था, त्यागी जी के लिए तो बोला ही नहीं जा सकता था, पर आपने मुझे समय दिया व्यंगधारा ने, और आपने मुझे सुना सब लोगों ने, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते। धन्यवाद ज्ञान जी, आपने रचना के कैद में रखकर भी त्यागी जी की बहुत सी बातें बताई और उनके बारे में बताया, बड़े महत्वपूर्ण है। यह तो सच है कि हम 15 मिनट में या पूरे जो 1 घंटा 1.5 घंटे का कार्यक्रम उसमें पूरी बात नहीं हो सकती, और हम कोशिश करेंगे कि कभी कोई ऐसी योजना बनाए कि एक लेखक पर पूरी केंद्रित बात हो, 1 या 2 लोग बात करें। इस टाइम का कभी हम योजना बना के करेंगे। मैं अब आज के मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर जो मित्र आरंभ में भी कहा था कि कोई चीज उनसे छूट गई हो या कुछ बात बाद में कहे, तो वक्ताओं की बात कह सकते हैं। ज्ञान जी भी, आपको सबके लिए समय, आप भी अगर कोई चीज छूट रही है तो आप बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अब हमारे चौथे वक्ता आज के मधु आचार्य जी हैं। लगभग अभिनेता भी हैं, नाट्य भी लिखते हैं, निर्देशक भी हैं, एक अखबार में संपादक में, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, राजस्थानी में भी लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं। लगभग 90 के आसपास उनकी किताबें छप गई हैं और 91-92 आने वाली है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ और बहुत स्पष्टवादी, तीखा बोलने वाले, समाज की नब्ज को पकड़ने वाले हमारे मित्र सहभागी श्री मधु आचार्य जी को बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वे आए और उनको जो रचना जो बात की गई है वो बीच का आदमी, उनके पास जो त्यागी जी की रचना है बीच का आदमी, उस पर अपनी बात कहें मधु आचार्य जी। जी बहुत बहुत नमस्कार रमेश तिवारी जी, रमेश सैनी जी, ज्ञान जी, प्रेम जन्मे जी और सभी मित्रों को बहुत बहुत सादर नमस्कार करता हूं। मैं इधर उधर की बिना बात किए सीधे अपनी बात पर आता हूं कि एक पाठक के नाते जब मैंने पहले हरिशंकर परसाई और फिर शरद जोशी जी को पढ़ा, तो उसके बाद रविंद्रनाथ जी त्यागी को पढ़ने का मेरा एक उचित और सही निर्णय हुआ। ये हुआ एक पुस्तक से। वो पुस्तक थी विश्व कन्या, जिसे भारतीय ज्ञानपीठ ने 1990 में प्रकाशित किया था। उस पुस्तक की भूमिका में रविंद्रनाथ त्यागी जी ने अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में लिखा है। मेरी रचना प्रक्रिया सैनी जी ने भी कोट किया, सामान्य ज्ञान जी ने भी कोट किया। मैं उसकी कुछ चंद लाइनें आपको बता के और उसके बाद अपनी बात कहूंगा। अपनी रचना प्रक्रिया बताते हुए उन्होंने लिखा कि मैं कविता और हास्य एवं 2 विधाओं में लिखता हूं। कविताएं पीड़ापूर्ण होती है, जबकि व्यंग्य रचनाएं पाठकों को मनोरंजन और दृष्टि प्रदान करती है। कुछ लोग हैं जो कि मेरी कविताओं को पढ़कर हंसते हैं और हास्य व्यंग को पढ़कर रोते हैं। कविताएं मैं तब लिखता हूं जब मैं प्रफुल्लित होता हूं, और हास्य व्यंग मैं तब लिखता हूं जब मैं उदास होता हूं। अब गौर से सुने, उन्होंने कहा हास्य व्यंग मैं तब लिखता हूं जब मैं उदास होता हूं। ये जो पक्षधरता की बात अपन करते हैं कि व्यंग किसके पक्ष में खड़ा हो, उसकी बात को उन्होंने बहुत ही करीने से सामान्य शब्दों में कही है। क्योंकि मैं किसी ग्रुप में नहीं हूं और ना मुझे उतनी तिकड़मी आती है, यह निश्चित सा ही है कि मुझे अकादमी अवार्ड कभी नहीं मिलेगा। जहां तक व्यंग लिखने का प्रश्न है,
स्थिति यह है कि पहले टॉपिक चुनता हूं, फिर उसकी रूपरेखा बनाता हूं, उस विषय पर संबद्ध सामग्री इकट्ठा करता हूं और फिर लिखने बैठता हूं। 8-10 दिन बाद रचना पूरी हो जाती है, फिर उसे निष्पक्ष दृष्टि से पढ़ता हूं, सुधारता हूं, दोबारा लिखता हूं और फिर उसे फाइल में लगाता हूं। कोई कोई रचना तो मैंने 8 बार लिखी है। ये रचना प्रक्रिया उन्होंने विश्वकन्या में बताई। उसके बाद रविंद्रनाथ त्यागी जी को पढ़ने का मेरे अंदर बहुत ज्यादा ललक पैदा हुई और मैंने उनको पढ़ा। हम उनकी इस रचना प्रक्रिया से जो हास्य व्यंग को लेकर उनकी जो बात है कि जब जब भी मैं उदास होता हूं तो व्यंग लिखता हूं। आदमी जीवन में उदास कब होता है? जब कुछ बुरा भोगता है, बुरा देखता है या बुरा महसूस करता है। और शायद व्यंग का जन्म ही शायद इसीलिए हुआ है कि वो विसंगति, पीड़ा, त्रासदी और संत्रास के साथ खड़ा होता है और उसकी आवाज को स्वर देता है। अब मैं जो मुझे आज रचना दी गई बीच का आदमी, मैं उस पर बात बोलूंगा क्योंकि मैं जानता हूं प्रेम जन्मे जी और ज्ञान जी जब दो लोग उपस्थित हों तो वो बहुत ज्यादा करीने से इस पे बता सकते हैं। मैं तो एक सामान्य विद्यार्थी हूं। बीच का आदमी मूल रूप से मध्यस्थ जो होता है उसको लेकर लिखी गई रचना है। लेकिन इसमें एक बात जरूर कहूंगा मैं कि आपने गौर से अगर इस रचना को पढ़ा हो तो ज्ञान जी की अन्य रचनाओं में भी हमें देखने को मिलता है कि वो पौराणिक संदर्भों से अपनी बात को उठाते हैं और उसे आधुनिक संदर्भों में व्याख्यायित करते हैं। जैसे मुझे जो ये रचना दी गई, मैं उसके आरंभ की कुछ आपको लाइनें सुनाता हूं। प्राचीन काल में यदि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु प्राप्त करनी होती थी तो वो उसके लिए तप करता था, यज्ञ करता था और शेष पुण्य कर्मों में रुचि लेता था। राजा रघु ने इंद्र से धन की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था और शिव को पति के रूप में पाने के लिए दक्ष की कन्या पार्वती ने हिमालयों पर तपस्या की थी। मतलब वो संदर्भ इतने सामयिक लेते हैं जिससे उनका जो मूल कथानक होता है वो इतना पाठक से जुड़ता चला जाता है, क्योंकि हम मानते हैं चाहे हम कितना भी नकारें, हमारे लोक जीवन में हमारे लोक पात्रों की स्थापना प्राय हर पाठक के मन में होती है। उन पात्रों के माध्यम से वो आधुनिक संदर्भों तक आते थे। ये रचना, जैसा मैंने आपको कहा कि मूलतः पौराणिक पात्रों के माध्यम से मध्यस्थ का खुलासा किया गया है। इसमें उनकी बहुत सुंदर बात है, जैसा ज्ञान जी ने कहा था कि वो कोई राजनीति में नहीं थे। इस व्यंग में भी उनकी एक पंक्ति है। उन्होंने कहा, मध्यस्थ की जो उन्होंने परिभाषा दी, जो इस व्यंग का मूल आधार है कि न वो वामपंथी है और न वो दक्षिणपंथी है, न वो गरीब के साथ है और न पूंजीपति के साथ है। इतने करीने से उन्होंने मध्यस्थ व्यक्ति की विवेचना की और बाद में उन्होंने पूंजीपति और उसकी पूंजी पर जो व्यंग किया वो हमें उनकी दृष्टि से परिचय कराता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जब पूंजीपति मरता है तो पति तो चला जाता है लेकिन पूंजी विधवा हो जाती है। लेकिन ये अकेली पूंजी ऐसी है जो कभी भी ज्यादा दिन विधवा नहीं रहती, किसी न किसी के घर में प्रवेश कर जाती है। और मैं चाहता हूं कि वो मेरे घर में भी कभी प्रवेश करे। इतने करीने से उन्होंने पूंजीवाद पर प्रहार किया है जो मेरे ख्याल से आज के लेखक इतने गंभीरता से इस पे न करके सीधी सपाट बयानी करते हैं, लेकिन पौराणिक पात्रों से चलते चलते वो इस पूंजीवाद पर जिस तरह से प्रहार करते हैं उसकी ये सुंदर पंक्तियां हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, परिवार नियोजन का चूंकि उस समय बहुत ज्यादा कैंपेन चल रहा था और सरकार की तरफ से इमरजेंसी के साथ बहुत ज्यादा तानाशाही हो रही थी, तो उन्होंने परिवार नियोजन पर भी इस व्यंग में बहुत करारा उसकी पद्धति पर भी प्रहार किया और बढ़ती जनसंख्या पर भी प्रहार किया। दोनों चीजों पर एक साथ प्रहार करने का गुण शायद ऐसे किसी बड़े व्यंग्यकार में ही हो सकता है। मध्यस्थ की बात लेकर उन्होंने बड़े आराम से एक बात की, दरअसल है तो ये एक साहित्यकार के साहित्य चोरी का किस्सा जो त्यागी जी ने लिखा, लेकिन उसके जरिए इतने डायमेंशन खोले उन्होंने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सत्ता, व्यक्ति, जीवन, उसके इतने विसंगतियों पर उन्होंने एक साथ प्रहार कर दिया एक छोटे से विषय के साथ कि वो वास्तव में काबिले तारीफ लगता है पढ़ते समय। मध्यस्थ की भूमिका को लेकर उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने जब ये कहा तो मुझे अपने बीकानेर का एक किस्सा याद आया
त्यागी जी ने वहां बैठ के लिखा होगा। हमारे यहाँ के अधिकतर सरपंचों की स्थिति यही है, हो सकता है कि बाकी लोगों के गांवों में भी यही हो, कि दो व्यक्ति या दो भाई जब आपस में लड़ते हैं तो मध्यस्थ सरपंच हुआ करता है। हमारे यहाँ अधिकतर गांवों की ये स्थिति है कि वो भाई जो जमीन के लिए लड़ते हैं उनके पास तो जमीन बची नहीं और वो सरपंच बड़े बड़े भूपति होते चले गए, और आज भी बड़े बड़े भूपति हैं। इतनी बारीकी से उन्होंने समाज की उस समस्या पर व्यंग किया मध्यस्थ शब्द के माध्यम से। ये मध्यस्थ शब्द ही अपने आप में राजनीतिक रूप से अपन देश में देखें, विश्व में देखें तो बड़ा गड़बड़ है। मैं भारत और पाकिस्तान को देखता हूं, दोनों पड़ोसी हैं, दोनों में झगड़ा है, और मध्यस्थ के रूप में अमेरिका आता है, और वही अमेरिका भारत को भी हथियार बेचता है और पाकिस्तान को भी हथियार बेचता है। मध्यस्थ जो आता है वो लड़ने वालों की पूंजी को लेकर खुद को समृद्ध करता चला जाता है और वो खुद उस पूंजी का मालिक बन जाता है, और यही बात इस व्यंग में कही गई है। उन्होंने बड़े आराम से ये कहा है कि मैं कभी भी मध्यस्थ नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे में यह गुण नहीं है कि मध्यस्थ बनके मैं दोनों पक्षों की पूंजी को चुरा कर ले जाऊं। मध्यस्थ हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू के जमाने में गुटनिरपेक्षता का भी एक युग चला, उसके बाद में 7G का चला। ये सारी चीजें ऐसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो इस छोटे से व्यंग से हम नाप सकते हैं, एक पाठक के नाते उनको मूल्यांकित कर सकते हैं। वो साहित्यकार की चोरी को बड़े हल्के से मैं यूं कहकर निकलते हैं कि राम कथा तो एक ही है, जिसे वाल्मीकि ने भी लिखा और जिसे मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा। दोनों ने ही राम कथा लिखी, तो कथा तो एक ही है। अगर मैंने किसी कहानी का अगर कोई हिस्सा ले लिया, उसकी कथा ले ली, तो मैंने क्या बुरा कर लिया? ये तो चलता आ रहा है। इस बहाने उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद के बहाने हिंदी में जो कहानियां लाए लेखक, उन पर भी कड़ा प्रहार किया है। मैं अगर ऐसे नाम लूंगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हिंदी कहानियों में अंग्रेजी कहानियों के जिस तरह से हिस्सों को लोगों ने उपयोग किया, उस पर भी उन्होंने कड़ा व्यंग किया। लेकिन इनको ये पढ़ने के बाद मैं खुद ये महसूस करता था, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कि वो बहुत अच्छे कवि हैं। क्योंकि साहित्य में होता आया है, ये एक परंपरा है कि काव्य शब्दों को गढ़ता है, और मतलब पद्य शब्दों को गढ़ता है और गद्य उसे स्थापित करता है। यही काम त्यागी जी ने भी किया। इसीलिए वो एक अच्छे कवि भी थे, और अच्छे कवि थे इसीलिए एक समर्थ व्यंग्यकार थे। उनकी ये व्यंग रचना केवल मात्र एक छोटी सी मध्यस्थ की भूमिका को लेकर इतनी बड़ी डायमेंशन वाली रचना है कि हम जितनी बार इसे, जैसा ज्ञान जी ने कहा, हम जितनी बार पढ़ेंगे उनकी रचना को। मैंने भी इस रचना को जब सैनी जी ने मुझे भेजा तो 4-5 बार पढ़ा, और हर बार एक नया पक्ष मेरे सामने खुलकर आया। पहले मैं पूंजीवाद पर किए गए प्रहार को समझ नहीं पाया था, फिर मैं अमेरिका की इस रणनीति को साम्राज्यवादी के मध्यस्थ सामान लेकर भाग जाए वो भी नहीं समझ पाया था, पर धीरे धीरे समझ में आई। लेकिन रविंद्रनाथ त्यागी को पढ़ना एक यूनिवर्सिटी है व्यंग की, जिससे एक नए व्यंग्यकार बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं प्रेम जन्मे जी को पूरा समय देना चाहता हूं ताकि मैं उनकी बात सुनकर खुद को भी समृद्ध कर सकूं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद मधु जी, आपने रचना को केंद्र में रखकर जो बाजारवाद है, जो राजनीति चालबाजियां हैं, जो आर्थिक तंत्र और प्रपंच है, उस पर बहुत गंभीर बात कही और उस डायमेंशन को ढूंढा। यही एक महत्वपूर्ण बात है। और त्यागी जी में यही बात थी कि वो बहुत हंसी में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते थे। अब आज हमारे बीच में इस वार्ता के विमर्श गोष्ठी के 5वें वक्ता प्रेम जन्मे जी हैं। प्रेम जन्मे जी को सब जानते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रेम जन्मे जी ने व्यंग को पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया है। व्यंग, पहले व्यंग लिखा जा रहा था, व्यंग पर बात नहीं हो रही थी, और उतनी अच्छी पत्रिकाएं भी नहीं थी। व्यंग किसी अखबार में एक स्तंभ हो जाता था रविवार का, उसमें, किंतु व्यंग पर समर्पित कोई पुस्तक नहीं थी, और जो पत्रिकाएं थी वो पूरी तरह से समर्पित या पूर्ण नहीं थी। और
इस के लिए प्रेम जन्मेजय ने अपने को होम किया, व्यंग्य यात्रा पत्रिका निकाली। व्यंग्य यात्रा पत्रिका में उस चीज को माध्यम बनाया, उसमें विमर्श रखा। उसके साथ साथ प्रेम जन्मेजय नए लेखकों को पूरे सम्मान के साथ सम्मान दिया, उनको पत्रिका में सम्मान दिया। बाद में जो व्यंग्य यात्रा के जो कार्यक्रम हुए, जिसमें मूलतः दो बातें ज्यादा महत्वपूर्ण रहती थी। एक व्यंग्य पर विमर्श, आलोचना को केंद्र में रखकर, व्यंग्य के आलोचना को केंद्र में रखकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की, और उसमें नए लोग भी आए और फिर व्यंग्य पाठ किया। और व्यंग्य पाठ का भी एक सत्र होता था, उसमें नए और पुराने सब लोग रचना पाठ करते थे। एक व्यंग्य में जो अलग अलग चल रही थी धाराएं, उनको एक केंद्रित कर करके वो व्यंग्य पर एक बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ। लोगों का आकर्षण बढ़ा, आलोचना होने लगी व्यंग्य की। पहले आलोचना नहीं होती थी, अब आलोचना। ऐसे महत्वपूर्ण काम मतलब के नाम पे उन्होंने व्यंग्य को बहुत आगे बढ़ाने का अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। चल रहा, दिख रहा, उसका लक्ष्य दिख रहा। आज जगह जगह पे विमर्श हो रहा है। मैं पूरे सम्मान के साथ मैं प्रेम जन्मेजय को आमंत्रित करता हूँ। प्रेम जन्मेजय को हमने एक रचना शोक सभा दी गई थी, तो उन्होंने भी यही बात रखी थी कि मैं शोक सभा पर तो बात करूंगा, उसके साथ मुझे कुछ जो रचना उनको पसंद है उस पर भी बात करूंगा, तो जिससे कि त्यागी जी का पूरे व्यक्तित्व पे बातचीत हो सके। हाँ, एक बात और यहाँ स्मरण दिला दूं, व्यंग्य यात्रा ने त्यागी जी पर बहुत एक महत्वपूर्ण अंक निकाला था, केंद्रित अंक निकाला था, जो कि बहुत संग्रहणीय है। और व्यंग्य यात्रा के सहयोग से रविन्द्रनाथ त्यागी पर एक पुरस्कार योजना भी चल रही है। अभी क्योंकि कोरोना काल है तो अभी उसका कुछ नहीं है, एक बहुत महत्वपूर्ण काम त्यागी जी के लिए और व्यंग्य के लिए कर रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ प्रेम जन्मेजय को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात करें। धन्यवाद रमेश सैनी, आप रुक गए, नहीं तो ये भ्रम होने लगता कि ये कार्यक्रम प्रेम जन्मेजय पर है, ये रविन्द्रनाथ त्यागी पर है, जिस तरह से आप बोल रहे थे कि ज्यादा। खैर, एक और बात है कि मधु आचार्य आशावादी जी और श्रीकांत आप्टे, भाई कैलाश मंडलेकर निरंतर जब कह रहे थे मुझे और ज्ञान को लेकर कि भैया लोग बैठे हैं तो हम क्या कहें, तो एक आत्मग्लानि हो रही थी। और आत्मग्लानि पता नहीं ज्ञान को हुई कि नहीं, मुझे तो बहुत हुई कि मुझे लगा कि जैसे मैं आजकल जैसे सोशल मीडिया पर जो है लोग कानून का पहरा लगा हुआ, कानून डरा रहा है, तो कैसे हम लोग भी ऐसे सोशल मीडिया पर डराने वाले कानून तो नहीं हो गए कि भैया हम लोगों को डरा, हमसे को देख के लोगों को डर लग रहा है कि भैया इनके सामने क्या बोले, और बोले तो पता नहीं जेल में ना चले जाए, तो अपनी ट्वीट करनी जो है बंद कर रहे हैं। खैर, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वाग्धारा का, धन्यवाद रमेश तिवारी और रमेश सैनी का कि आप व्यंग्य पुनर्पाठ के अंतर्गत हिंदी व्यंग्य के अवमूल्यित व्यंग्यकार रविन्द्रनाथ त्यागी की रचनाओं पर विमर्श कर रहे हैं, या कहूँ कि पुनर्मूल्यांकन सा कर रहे हैं। और ये मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये अभिनंदन नहीं है, ये पुनर्मूल्यांकन सा है। आप ऐसे व्यंग्यकार पर बात कर रहे हैं जो अपने को पहले कवि मानता है और बाद में हास्य व्यंग्य का लेखक। और ये दीगर बात है कि कविताएं हम सब जानते हैं, परसाई ने भी लिखी, श्रीलाल शुक्ल ने लिखी, शरद जोशी ने भी लिखी, पर अपनी कविताई के कर्म पर वो शर्मिंदा से रहे। श्रीलाल शुक्ल ने तो जानते ही हैं कि उन्होंने आरंभ में मंचों पर कविताएं पढ़ी और बहुत मंच लूटे जिसको कह सकते हैं, पर अपने काव्य लेखन को उन्होंने एक फॉल्स स्टार्ट कहा। पर रविन्द्रनाथ त्यागी चाहे अपने व्यंग्य लेखन को सीरियस कर्म न मानते हों, पर अपने कविता कर्म को बहुत सीरियस मानते हैं। अभी मधु आचार्य आशावादी ने उनकी रचना प्रक्रिया को लेकर कहा था, उसी में एक बात आती है जब वो लिखते हैं कि मुझे लिखते लिखते अब लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। इस अवधि में मैंने लगभग 300 ललित निबंध और लगभग 300 कविताओं को जन्म दिया है। मेरे विचार में ऐसे कलाकार बहुत कम होंगे जिन्होंने अपनी प्रतिभा का विभिन्न विधाओं में इतनी ईमानदारी से बंटवारा किया हो। तो वो ये मान के चलते थे, और
कहते हैं कि मेरे निबंध हल्के फुल्के होते हैं और कविताएं एकदम सीरियस। तो ये उनकी रचना प्रक्रिया जो उन्होंने कही और उसमें से ये उभर कर जो है बात आती है। तो मुझे लगा कि ऐसे रचनाकार पर हम उसकी व्यंग रचनाओं पर बातचीत कर रहे हैं, तो बड़ी एक तरह की दिलचस्पी, अच्छा लगा मुझे देखकर। मैं थोड़ा सा भूमिका के रूप में कहना चाहूँगा कि जब मैंने ज्ञान ने, हम सब लोगों ने व्यंग के लेखन के आंगन में घुटनों घुटनों चलना आरंभ किया था, तो उस समय मेरे आंगन में कबीर और परसाई थे। मैं धर्मयुग का बैठे ठाले और साप्ताहिक का ताल बेताल पढ़ रहा था। मुझे रचनाकार भी पसंद आ रहे थे, उनके रचनाकार से परिचित हो रहा था, पर मेरी पहली पसंद थे परसाई और उसके बाद मैं शेरलाल जी, नरेंद्र कोहली और शरद जोशी को पढ़ता था उनसे। और क्यों पढ़ता था कि उनसे मुझे एक विचार मिलता था। केपी सक्सेना और रविन्द्रनाथ त्यागी भी बहुत छप रहे थे और बहुतों को पसंद भी आ रहे थे, पर पता नहीं क्यों केपी सक्सेना मेरे गले नहीं उतर रहे थे और रविन्द्रनाथ त्यागी भी पढ़ने का तो मुझे मजा दे रहे थे, पर वैचारिक दृष्टि से मुझे समृद्ध नहीं कर रहे थे। और लगभग मैं दोनों को एक जैसे ही, लगभग कैसे, मतलब एक बार मुझे याद है रमेश बत्रा के पास गया, सारिका में बैठे हुए, तो हास्य व्यंग विशेषांक निकालना चाह रहे थे, तो उन्होंने तो मुझसे कहा कि प्रेम त्यागी जी के रचनाओं को तुम कैसी लगती है। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर रमेश भाई केपी सक्सेना को नहला धुलाकर साफ सुथरा बना दो तो रविन्द्रनाथ त्यागी बन जाते। तो ये इस तरह का मेरा दृष्टिकोण था। और एक बार उनकी रचनाओं में बहुत उद्धरण प्रियता रहती थी, तो मैंने लिख दिया था कि ये रविन्द्रनाथ त्यागी को उद्धरण त्यागी कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इससे वो चिढ़ भी गए थे। और इसी तरह से हम लोगों के आरंभ में, मतलब उनसे जो रचना पढ़ने का जो मुझे लगता था कि जो मुझे विचार मिले वो मुझे नहीं मिल पा रहा था, पर हम पसंद करते थे, वो व्यक्ति के रूप में उनको बहुत पसंद करते थे। और मुझे एक और चीज़ प्रसंगवश बता दूं, त्यागी जी को लेकर ज्ञान के साथ और अपने साथ एक प्रसंग हुआ था, और मेरे विचार से ये हिंदी व्यंग का पहला स्टिंग ऑपरेशन था। 1998 की बात है कि मैंने और ज्ञान ने सोचा, हम 50 वर्ष से नीचे थे और 50 वर्ष से नीचे आप कोई भी शरारत कर सकते हो, तो उसमें हमने सोचा कि ये लोग बड़े लोग हैं तथाकथित, और ये अपनी बात जो जब करेंगे तो बड़े औपचारिक से हो जाएंगे, तो क्यों ना टेप रिकॉर्डर छुपाया जाए और जाके जो है इनसे सुना जाए। तो पहले हम रविन्द्रनाथ त्यागी के पास गए, तो रविन्द्रनाथ त्यागी अपना बैठे और मूड में हो गए। और उसमें एक बात मैं बताऊं आपको कि एक बड़ा रहस्योद्घाटन सा उन्होंने किया त्यागी जी ने। एक तो ये पता लगा, मुझे मालूम नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, कि वो ज्योतिष में बहुत विश्वास करते थे। और ये बात उनकी समझ आई और उन्होंने बाकायदा कहा मुझे और ज्ञान को, जब बात हो रही थी तो उन्होंने उनसे जब पूछा कि भाई आप ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, तो बोले हाँ। और दूसरी बात उन्होंने खैर और चीजें बताई, उसमें दो चीजें जो उन्होंने बताई जिस पे मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ, कि एक तो उन्होंने कहा कि अभी दो चीजें विशेष बची हैं, बाकी उन्होंने बता दी जो भविष्यवाणियां सच हुई। एक तो यही कि ये व्यक्ति अपने अंतिम दिनों में विशिष्ट धनवान बनेगा, इसे लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा, और उन दिनों लाख बहुत होता था, आप जानते हैं। तो इनको जब लखटकिया पुरस्कार मिला तो मैं उस समय ट्रिनिडाद में था, तो ज्ञान से फोन पे बात हुई, बोला कि त्यागी जी बहुत खुश हैं कि एक भविष्यवाणी सच हो गई। पर जब मैंने उनसे कहा कि दूसरी भविष्यवाणी क्या है, तो बोले कि अच्छा मुझे याद नहीं। मुझे लगा कि शायद वो इसको बताना नहीं चाहते। और मैं आपको बताऊं कि जब दूसरी बात जो है मुझे तब सामने आई कि जब मैं साक्षात्कार तैयार कर रहा था उनका, और शारदा त्यागी जी से मैंने पूछा, उनसे कहा, तो उन्होंने बताया कि ज्योतिषी ने इन्हें बताया था कि 74 वर्ष की आयु में आप पर मार्केश है, और इसके बाद उसने पत्री पर कांटे लगा दिए थे। 9 मई 2004 को जब त्यागी जी 74 वर्ष के हुए तो मुझसे बोले कि शारदा, उस ज्योतिष की ये बात तो झूठ निकल गई, परंतु 3 सितंबर 2004 की रात को वो ज्योतिष को सही या गलत जो भी समझा जाए सिद्ध करके संसार से चले गए।
मुझे नहीं लगता कि ये प्रसंग हम लोगों ने ज्यादा इस तरह को सुना होगा, पर उनसे एक जुड़ा हुआ प्रसंग, तो इससे उनके व्यक्तित्व का पता लगता है। मैं इसलिए ये लेके आ रहा हूँ कि उनका व्यक्तित्व पता लगता है कि किस तरह के व्यक्तित्व को लेकर चल रहे थे। खैर, अब मैं रचना पर आता हूँ, और मैंने जब रमेश सैनी ने मुझसे बात की तो मैंने कहा भैया ये मैं बहुत कमजोर रचनाओं में से उनकी मानता हूँ शोक सभा को। पर एक अर्थ में जब मैंने दोबारा पुनर्पाठ किया, कह सकता हूँ, क्योंकि एक मेरे मन में ये था कि पुरानी रचना, पुराना दिमाग में था, तो मुझे लगा कि एक तरह से ये उनकी प्रतिनिधि रचना है, क्योंकि इसमें रविन्द्रनाथ त्यागी के लेखन का हर शेड आपको मिलेगा। भाषा के साथ उनका खिलवाड़, शब्द का विपरीत प्रयोग, उनकी उद्धरण प्रियता, एक कंट्रास्ट द्वारा हास्य व्यंग को जन्म देना, उनकी अध्ययनशीलता और कथ्य की दृष्टि से नौकरशाही और साहित्य में व्याप्त विसंगतियों को लक्षित करना, ये सारी चीजें आपको इस एक रचना में, 2 पेज की रचना है मेरे ख्याल में, तो इसमें आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाती है। शोक सभा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कथ्य प्रेम जैसे विषय की तरह अनेक बार दोहराया तिहराया गया है। आप जानते हैं शोक सभाओं पे कई लोगों ने लिखा है, पर रविन्द्रनाथीय शैली जो है इसको विशिष्ट बनाती है। रविन्द्रनाथीय शैली अपने अनुभव जगत को रूपायित करती है, ये उनकी अलग लगता है शैली है। और रविन्द्रनाथ त्यागी का एक निश्चित अनुभव जगत है, और वे अपने इस अनुभव जगत की एक एक नस के ज्ञाता है। मतलब जैसे नौकरशाही हो गया, साहित्यिक क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियां पर चुटकियां लेते हुए अपने पाठकों को निश्चल हंसी में भी बांधते हैं। विसंगतियों के विरुद्ध एक मध्यम सा आक्रोश भी संचित करते हैं, और उनका अनुभव से वैसे शिक्षा, राजनीति, धर्म आदि तक विस्तृत है, परंतु उनका प्रिय क्षेत्र जो है मुझे वो लगता है कि वो साहित्य और नौकरशाही है। रचना का विषय कुछ भी हो, विषय वासना की तरह आप समझ लें कि वो उसमें आ ही जाता है। और रचना पर अगर आप बात करें तो आरंभ में अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी रचना की भाषा के लेकर जो मैंने बात की, आरंभ भाषा का चमत्कार द्वारा या हास्य व्यंग उत्पन्न करने का उसका उदाहरण आपको मिलता है। ये तो नहीं कहूँगा कि वे भाषा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि वो भाषा के साथ रचनात्मक प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए, इसमें पहले वाक्य में ही वो कहते हैं कि उस दिन मैं अपने एक मित्र से मिलने उसके दफ्तर गया तो सहसा पता लगा कि वहां किसी बाबू की मृत्यु हो गई, और उपलक्ष्य में तीसरे पहर 4 बजे दफ्तर में एक शोक सभा आयोजित हुई। अब ये उपलक्ष्य शब्द, हम जानते हैं तिवारी जी कि उपलक्ष्य शब्द जो है हम किसी बड़े काम के लिए लेते हैं, किसी बात, बड़ा चीज का उद्देश्य उस दृष्टि से लेते हैं, पर वहां यहाँ पे वो शोक सभा, उस मृत्यु की शोक सभा जो है उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक अलग तरह का प्रयोग है जिससे वो एक कंट्रास्ट को उपस्थित करते हैं और उसको लेकर आते हैं। इसी तरह से एक शब्द जो है इसमें बीच में आता है कि उनकी मूछें अंतर्धान हो गई, मतलब ये दूसरे पेज पे आता है कि उनकी मूछें अंतर्धान हो गई। और हम जानते हैं कि मूछा अर्थ होता है कि लोप हो जाना, पर हम लोप इसका प्रयोग करते हैं देवताओं के लिए कि देवता अंतर्धान हो गए, प्रभु अंतर्धान हो गए। तो ये इस तरह का प्रयोग जो है मैंने देखा है कि शब्द की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो वो बड़े आराम से इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और बहुत ही सहज रूप से, मतलब ये बहुत है उनके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक प्रतिनिधि रचना है। दूसरी, मैंने आपसे जैसे कहा कि वह व्याप्त विसंगतियों पर चुटकियां लेते हैं, आपको निश्चल हंसी में भी बांधते हैं, विसंगतियों के विरुद्ध मध्यम आक्रोश भी संचित करते हैं, और इसी रचना में उनका ये व्यंग टूल जो है उसके संकेत मिलते हैं। जैसे वो श्रद्धांजलि की जो औपचारिकता हम निभाते हैं उसके ऊपर बड़ी बढ़िया बात कहते हैं कि वो कहते हैं, देखिए, मगर जब हम शोक सभा में पहुंचे तो पता चला कि मरने वाले में बड़ी बड़ी खूबियां थी, या यूं कहिए कि संसार में जितनी भी खूबियां हैं वो सब उसमें थी, और जहां तक कमियों का प्रश्न है उसमें ऐसी कोई चीज कतई नहीं थी। इसी बात पर बल देते हुए एक वक्ता ने उनकी तुलना सुकरात से की, एक दूसरे वक्ता ने उसे सुकरात से कहीं बेहतर इंसान बतलाया और उसकी मृत्यु पर इतना शोक प्रकट किया कि हम लोग विचलित हो गए। बाद में किसी ने बताया कि उसकी मृत्यु से सबसे अधिक सुख इन्हीं महोदय को पहुंचा है, वे महरूम की पत्नी से इश्क करते थे और उसका कुछ कर्जा भी इन पर बाकी था।
तो ये औपचारिकता से वो किस तरह से यहाँ पर आ जाते हैं, इस प्रकार का हास्य उत्पन्न करने में, जैसे विज्ञान ने भी कहा, तो वो अकेले सिद्धस्थ हैं। ये जो कंट्रास्ट जो करते हैं उसमें जो है वो सिद्धस्थ हैं। और इसी मैं घड़ी नहीं देखी मैंने ज्ञान के, समय कितना समय है तिवारी जी, कितना समय होगा अभी? आप बोलते अभी रहिए। हाँ जी, आप बता दें तो मैं उतनी देर में बात खत्म कर दूंगा। तो खैर मैं अपनी बात कहता हूँ। तो मैंने आपसे जो कहा कि एक कंट्रास्ट के द्वारा जो है वो अपनी रचनाओं में हास्यमय रचते हैं, और इस रचना में उसका एक उदाहरण भी मिल जाता है कि जैसे इसी में है, ये है, एक अफसर ने मरने वाले की ईमानदारी, कार्य तत्परता और कर्तव्य परायणता की विशद चर्चा की और शेष कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वह भी दिवंगत आत्मा के चरित्र का अनुकरण करें। फिर बाद में एक कर्मचारी ने बताया कि यही अधिकारी पिछले 3 वर्षों से मरने वाले की पदोन्नति रोके हुए था और उसकी अकाल मृत्यु होने के कारण ये निराशा भी थी। ये कंट्रास्ट है। इसी तरह से बड़ा बढ़िया आखिर में वो जाते हैं उसमें कि रोने का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभा विसर्जित हो गई। रोने वाले सज्जन मेरे उस अधिकारी मित्र के पास आए, मरने वाले का नाम पता पूछने लगे। मेरे मित्र ने उन्हें सारी सूचना दी और फिर कुछ इस अंदाज में देखना शुरू किया, गोया कि पूछ रहे हो अब अगला बाबू कब मरेगा। तो करुणा भी आप देखिए उनके उसमें ना, मतलब वो अपने जो मैं कह रहा हूँ कि जो उनका क्षेत्र अनुभव जगत है, उस अनुभव जगत से ही जो वो इन चीज़ों को उठाते हैं। और इसीलिए जो मैंने जब कहा कि रविन्द्रनाथ त्यागी की त्यागीपन का उल्लेख किया, तो उनकी उद्धरण प्रियता, अध्ययनशीलता की मैंने बात की। और इस रचना में भी आप देखेंगे वो कहते हैं कि मुझे लगा कि मतलब एक व्यक्ति बहुत रो रहा है और फूट फूट के रो रहा है उसका किसी से, तो वो कहते हैं कि एको रसा करुणमय वाली पंक्ति इन्हें देखकर लिखी होगी भवभूति ने। तो भवभूति पे चले जाते हैं, उनको जहां अवसर मिलता है वो उसी में चले जाते हैं। और मुझे थोड़ा सा समय लेता हूं कि जैसे इनकी एक रचना में वो उन्होंने रचना प्रक्रिया में वो लिखते हैं, कैसे आप देखिए कितना समृद्ध है। ये आपको बताएगा कि उनकी अध्ययनशीलता। मैं चाहूंगा कि जो हमारे युवा मित्र सुन रहे हैं वो रविन्द्रनाथ त्यागी से बात सीखें कि अध्ययनशीलता कितनी आवश्यक है अच्छा लिखने के लिए। अच्छा लिखना जितना अच्छा व्यंग लिखना जितना आपको जरूरी है, और धड़ाधड़ लिखना व्यंग जो जरूरी है, उससे अच्छा उतना पढ़ना। और दूसरा सिर्फ व्यंग नहीं पढ़ना, अपने शास्त्र को पढ़ना, अपने समय को पढ़ना, और उन साहित्यकारों को, कालिदास को पढ़ना, भवभूति को पढ़ना, इनको पढ़ना भी कितना आप उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे इसमें उन्होंने बताया कि लोग अलग अलग तरह से लिखते थे। मैं अपने कुछ सहधर्मियों को उदाहरण प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहूंगा। आपको जानकर खुशी होगी कि डॉक्टर जॉनसन सिर्फ तभी लिखते थे जब उनकी पालतू बिल्ली बेंच पर बैठी हुई थी। जर्मन कवि शिलर तभी रचना रचते थे जब उनके पेट में मदिरा होती थी, उनके पांव पानी के टब में होते थे। टॉल्स्टॉय सिर्फ सुबह को लिखते थे, उनका निश्चित मत था कि दोपहर के बाद शेष साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। विक्टर ह्यूगो खड़े होकर लिखते थे और जैसे जैसे पृष्ठ भरते जाते थे उन्हें फेंकते जाते थे। इसी तरह मार्क ट्वेन, अलेक्जेंडर, इतने सारे लोगों को उन्होंने ना केवल, मैं यहाँ जो रेखांकित करना जा रहा हूँ उनकी विशेषता, कि उन्होंने ना केवल आप देख रहे हैं कि हमारे साहित्य को ही, बल्कि पाश्चात्य साहित्य को भी उन्होंने उसी तरह से पढ़ा है। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, समाप्त कर रहा हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि रविन्द्रनाथ त्यागी मुझे लगता है खुली धूप में एक जो साहित्य सागर था हमारे, उसमें अपनी नाव खेलते थे। उनके व्यक्तित्व में कोई छुपाव नहीं था जिसे वो अंधेरे कोने में रखना चाहे, भी बताया भी। और मुझसे भी कई बार बात हुई, अट्टास का जब सम्मान नहीं हो रहा था तो सीधा बोलते थे कि कौन आदमी है जो मेरे अट्टास का सम्मान नहीं लेने दे रहा है। इसी तरह से जिसके और इसके चलते हुए आप देखेंगे वो पार्टी या दल बद्धता के कारण बेबस नहीं थे। यही कारण क्या है कि मैंने उनकी मृत्यु के बाद पाया क्यों हमें अंक निकालना पड़ा कि सारे साहित्यकार जो उनकी प्रशंसा भी करते होंगे वो अपने अपने अंधेरे कमरों में बंद हो गए। हिंदी साहित्य के निर्माता इस खुली धूप में नाव खींचने वाले रचनाकार को पहचानना तो दूर, अपनी सात्विक दृष्टि भी उन्होंने नहीं डाली। क्यों? क्योंकि वे प्रायोजित साहित्यकार नहीं थे, वे अपने प्रयोजन के लिए कोई जुगाड़ नहीं करते थे। और अंत में मुझे कमलेश्वर का ये कथन, जो कमलेश्वर ने उनके लिए कहा था
कि रविंद्र ने कोई माफिया या गुट या कोई लेखक संघ ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन बड़े स्पष्ट मतवादी थे रविंद्र। रविन्द्रनाथ त्यागी ने ये नहीं किया कि ऊपर से आदेश आया उसके ऊपर उन्होंने बगैर सोचे समझे कमिट कर दिया या लिख दिया। इसलिए रविन्द्रनाथ त्यागी में एक बड़ी जबरदस्त ऊंचाई थी। ये कमलेश्वर कह रहे हैं उसके बारे में, कोई व्यंग्यकार इस रूप में नहीं कह रहा है कि भाई वो क्योंकि व्यंग्य का है और वो उस तरह की आलोचना कर रहा है कि भाई ये मैं इसकी प्रशंसा करूं या नहीं करूं। परंतु मुझे लगता है कि ये व्यंग्य रविन्द्रनाथ त्यागी की यही निजता है। जिन चीजों बात जो हम कर रहे हैं, तो मेरा बहुत मन था कि मैं उनकी निजता की बात करूं। तो क्या निजता है, क्या भाषा में निजता है, क्या शैली में निजता है, क्या व्यक्तित्व में निजता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने रविन्द्रनाथ त्यागी पर एक बात शुरू की है। मैं तो इसको ये सभी लोग मान रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि इस तरह की बातचीत हम हो। और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं भी चाहता था कि रविन्द्रनाथ त्यागी जिन्होंने इतना विपुल साहित्य रचा, जिन्होंने उनके जी श्रीकांत आप्टे ने कहा था कि उनकी रचनाओं को देखकर मैं पढ़ता हूँ और उनसे सीखता हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं। तो उसको आपने जो तिवारी जी ये और रमेश सैनी आप लोगों ने मिलकर जो किया है, तो मैं आपको सलाम करता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद। जी सैनी जी अपना माइक ऑन करिए। धन्यवाद प्रेम जी, आपने एक छोटी रचना को जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, बहुत जिनसे कि पूरा समाज प्रभावित हो रहा था, एक व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा था और एक प्रवृत्तियां प्रभावित हो रही थी, एक नौकरशाही पर भी था, उस पर बड़ी बातचीत की। और उसके साथ भी आपने रविन्द्रनाथ त्यागी क्यों थे इस पर भी बातचीत की। खासकर उनका जो भाषा पक्ष था, शैली पक्ष पर सभी लोगों ने बातचीत की, एक अद्भुत था ये चीज है। तो इन सब बातों के बाद त्यागी जी ने अपनी एक बात बोली थी निजता को लेकर। निजता पे एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका वाक्य था कि साहित्यकार की कोई निजता नहीं रह जाती जब वो समाज लेखन लिखने लगता है। एक परिवार की बात अलग है, कि तो समाज की निजता है वो खत्म हो जाती है। तो इस पर उनका बहुत ध्यान भी था। और जिस प्रकार से वो बड़े व्यंग्यकार थे, बड़े लेखक थे और उतने ही बड़े इंसान भी थे। और एक मतलब छोटी सी बात के बाद मैं जो भी मित्र जो हमारे वक्तागण हैं उनसे कोई बात छूट गई हो और वो बोलना चाहते हैं, बिल्कुल आप चैट बॉक्स में लिख दें या माइक खोल के बोल दें कि मैं बोलना चाहता हूं, तो उनको पूरा समय दिया जाएगा। और साथ में एक बात है कि कभी कभी क्या होता है, बात करते हम छूट जाते हैं, तो वो मैं एक छोटा सा उदाहरण उनके व्यक्तित्व का देता हूँ कि 77 में वो इंटरव्यू लेने जबलपुर आए थे रिक्रूटमेंट के लिए, और मिलिट्री के इंस्पेक्शन बंगला में रुके हुए थे। मैं भी उन्हीं के डिपार्टमेंट का छोटा कर्मचारी था। और उसके बाद हमारे एक मित्र जहाँ पता चला था तो उनके घर पे मिलने गए, जहाँ रुके हुए थे इंस्पेक्शन बंगला में, वहाँ पे मिलने गए। हम श्री राम ठाकुर दादा, हम दोनों मिलने गए। वहाँ पे एक अच्छी बड़े अधिकारियों की बहुत मीटिंग चल रही थी, बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। तो बाहर चपरासी खड़ा हुआ था, तो हम लोग चपरासी से बोला कि आप हमको मिलना है, तो क्या आप एक पर्ची दे दीजिए, सर बुलाएंगे, हम बुला देंगे। ठीक, हमने एक नाम लिखा, सिर्फ नाम लिखा, रमेश सैनी, श्री राम ठाकुर दादा, और अंदर भिजवा दी। मैं आपको बताऊं कि 1 मिनट में चपरासी बाहर आया और चपरासी बोलता है कि सर आपको बुला रहा है। हम लोग अंदर ले गए तो देखा कि 10-12 अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी बैठे मीटिंग कर रहे थे और बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग थी। और हमारी उपस्थिति में उनसे बोला कि हमारे लोग, हमारी जाति के लोग आ गए हैं, अब मैं उनसे बात करूंगा, आपको जो जो बात की है आप उसको पूरा करिए, कंक्लूड करिए, और कोई अगर शंका संदेह है तो आप मुझसे फोन बात करिए। और 1 मिनट के अंदर बातचीत कर ली थी, जबकि हम लोग ना अधिकारी थे ना कोई बहुत बड़े लेखक थे, किंतु लिख रहे थे बस इसी बात को। और हम लोग 1 घंटे 2 घंटे, मतलब अद्भुत व्यक्तित्व थी। और उनको पर मैंने बताया कि मैं आपके ऑफिस में काम करता हूं, तो उनके चेहरे पर भी वो अधिकारित जो भाव है वो भी नहीं आया।
एक जो लेखक का भाव था वही बात था। तो ऐसे व्यक्तित्व थे। और बात तो सही है कि समय कम रहता है, लोग बात नहीं कर पाते। कोई भी मित्र अभी कोई सवाल करना चाहता है, कोई पूछना चाहता है, तो पूछ सकते हैं। हमारे 5 वक्ता हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और जो वक्ता कोई अगर बात छूट गई वो भी अपनी बात रख सकते हैं। जी धन्यवाद सर। एक दो सवाल चैट बॉक्स में हैं, तो मैं प्रेम जी के पास हाँ। लेके चलता हूँ। अलका अग्रवाल जी का एक सवाल है कि उनकी भाषा की तुलना यदि परसाई या जोशी से करें, ये उनका सवाल है। आप इस पे अगर कुछ अपनी बात रखना चाहें। अब देखिए, मैंने आपको जैसे आरंभ में बताया और मैंने ये भी बताया कि मैं क्यों परसाई को ज़्यादा पसंद करता था और लोगों को पढ़ रहा था और इनके प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या था। निश्चित रूप से भाषा के मामले में ये भाषा का प्रयोग, मतलब मैं सीधे सीधे बोलूँ तो एक कंट्रास्ट उपस्थित करके हाथ से पैदा करने के लिए करते हैं, जबकि परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल भाषा का प्रयोग जो है व्यंग्य के लिए करते हैं। उनका अगर वो चीज़ें अगर कंट्रास्ट भी कहीं आता है तो व्यंग्य के लिए आता है। तो मेरा ये मानना है कि भाषा की दृष्टि से सावधान बहुत हैं, दोनों सावधान हैं, परंतु सबसे ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता व्यंग्य में होती है भाषा को लेके, क्योंकि व्यंग्य जो है वो एक हथियार के रूप में है। अगर हास्य में आपको भाषा उस तरह की वो ज़्यादा अश्लील हो जाएगी, उसमें ज़्यादा कोई वो अंतर नहीं आएगा। पर व्यंग्य में अगर हथियार को आपने गलत जगह उसका प्रयोग कर लिया, गलत जगह उसका वो हो गया, तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा खतरनाक है। तो व्यंग्य में भाषा की सावधानी की ज़्यादा आवश्यकता है, और यही मैं त्यागी जी के बारे में कह सकता हूँ। जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार सर। जी धन्यवाद। तो कैलाश मंडलेकर सर से निवेदन है कि एक टीकाराम साहू जी का एक प्रश्न है कि वह कौन सी चीज है जो त्यागी जी को परसाई और जोशी जी से अलग करती है। कैलाश मंडलेकर से कुछ कहेंगे इसके बारे में? कैलाश मंडलेकर जी या श्रीकांत आप्टे जी, दोनों में से कोई भी कहें। तो अगर कैलाश मंडलेकर जी और श्रीकांत आप्टे जी नहीं बोल पा रहे हैं तो प्रेम जी आप इस कैलाश जी आ गए। जी जी कैलाश, अपना माइक ऑन करिए। कैलाश जी, मैं दोबारा सवाल दोहरा देता हूँ। टीकाराम साहू जी का एक प्रश्न है कैलाश जी कि वह कौन सी चीज है, अपना माइक ऑन कर लीजिए, वह कौन सी चीज है जो त्यागी जी को परसाई और जोशी से अलग करती है। आपका माइक ऑफ है कैलाश जी, आप जो बोल रहे हैं हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। अभी आवाज आ रही? जी जी। अच्छा हाँ, अब बताइए क्या क्या करें। टीकाराम साहू आजाद नागपुर से एक सवाल है इनका कि वो कौन सी चीज है जो त्यागी जी को परसाई और जोशी से अलग करती है। देखिए, परसाई और त्यागी जी कई बार और कई रचनाओं में हमको एक जैसे लगते हैं। कारण ये है कि उनका जो भाषा का जो विन्यास है वो लगभग एक जैसा ही है। हाँ, विचार को लेकर परसाई और शरद जोशी में थोड़ी सी भिन्नता नजर आती है। परसाई वाम खुले रूप में वामपंथी विचारधारा को लेकर चले और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको लेकर प्रतिबद्ध थे। लेकिन शरद जोशी जो हैं उनके पास इस तरह की कोई पूर्व धारणा नहीं बना के चले। उनका गद्य जो है, उनका जो व्यंग है वो उसमें केवल आम आदमी की पक्ष धरता है। अब परसाई और शरद जोशी से अलग अगर हम रविन्द्रनाथ त्यागी को देखना चाहेंगे तो हम केवल उनकी भाषा और उनके गद्य का जो डिलाइटफुलनेस है, जो उनका जो प्रोज था, वो परसाई और शरद जोशी से बिल्कुल अलग किस्म का गद्य था, जिसको कि वो कई बार खुद भी ललित गद्य बोलते थे। ऐसा गद्य जो पढ़ने में बहुत आनंददायक हो। उनका व्यंग का एक
जो मूल जिसको कहना चाहिए कि जो उनके गद्य का जो मूल और प्रस्थान बिंदु है वो केवल आनंद था, और आनंद के जरिए अगर वो कहीं आम आदमी की पक्षधरता को लेकर, कहीं नौकरशाही को लेकर, कहीं भ्रष्टाचार को लेकर, कहीं जीवन मूल्यों के ह्रास को लेकर, ये तमाम सारी चीजें उनके व्यंग में आती जाती रही, लेकिन मूल उनका जो था वो भाषा का और गद्य का आनंद था, एक जॉयफुल प्रोज जिसको कहना चाहिए, एक डिलाइटफुल प्रोज जिसको कहना चाहिए। और मैंने अपने वक्तव्य में यह भी बात कहा था कि ऐसा गद्य, ऐसा आनंददायक गद्य, ऐसा भुला देने वाला गद्य कि अगर ट्रेन में बैठकर उनके गद्य को पढ़ा जाए तो मुसाफिर अपना स्टेशन भूल जाए, इस तरह का जो गद्य था। ये जो गद्य का सौंदर्य है, यही परसाई और शरद जोशी से त्यागी जी को अलग करता है। जी धन्यवाद सर। एक राजशेखर चौबे जी रायपुर से जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी नौकरी के कारण उनके लेखन की निर्भीकता पर कोई फर्क पड़ा? कैलाश जी चले गए हैं, प्रेम जी इस पे बारे में बताएंगे? हाँ, निश्चित रूप से पढ़ा, लेखन पे पढ़ा और उनके नौकरी पे पढ़ा। और मुझे अभी भी याद है इमरजेंसी के समय में बंसीलाल उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे और उनको डिप्रेशन का कारण, बहुत तेज डिप्रेशन का कारण भी वही था, उनको बहुत कष्ट झेलने पड़े थे। ऐसा मतलब उनकी एक जिसको कह सकते हैं कि निकाल तो नहीं सकते थे आप उनको, पर ये था कि उनको निश्चित मानसिक तनाव उनको बहुत झेलने पड़े थे। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पे भी कह रहा हूँ, उन दिनों में उनसे मिलता भी था और कई बार फोन पे भी कहते थे, प्रेम तुम्हें मालूम नहीं है कि मुझे डिप्रेशन सुसाइड है, मुझे आत्महत्या करने का मन करता है, भी मैं कभी भी कर सकता हूँ। ये उन लोगों के बात तो था, निश्चित रूप से था। जी धन्यवाद सर। एक तेलंगाना हैदराबाद से हमारे मित्र हैं डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्र जी, उनका ये कहना है, उनका एक पूछना है, जानना चाहते हैं, सभी विद्वानों के विचारों से पता चलता है कि रविन्द्रनाथ त्यागी बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, फिर ऐसी क्या बात थी जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था, जो अपेक्षित सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल सका? भाई उत्तरुत प्रश्न जो है वो ये शाश्वत प्रश्न है, ये आजकल भी कई व्यंग्यकार पूछते रहते हैं सामाजिक स्थिति में, सिर्फ त्यागी नहीं है, आप समझ लें इस समय भी बहुत सारे रविन्द्रनाथ त्यागी हैं जिस तरह से। और सम्मान और पुरस्कार को अगर आप देखेंगे तो पुरस्कारों की मैं तो ये कहता हूँ कि एक राजनीति नहीं होती है, एक रणनीति होती है। अक्सर आजकल रणनीति हो गई है और इसमें वैसे ये होता है जिसको मिल जाता है वो कहता है बहुत जेन्युइन है, जिसको नहीं मिलता उसका अलग तरह। और यहाँ तक कि तिवारी जी रविन्द्रनाथ त्यागी पर जो हमने पुरस्कार आरंभ किया है वो भी विवादों के घेरे में आ जाता है, तो ये चलता है। ये मतलब ये हर पुरस्कार सम्मान, अब देखिए मुझे मालूम है, आपको मालूम है, रेणु को जो है कोई साहित्य अकादमी सम्मान नहीं मिला, इतना बल्कि अच्छा लिखा और उनकी रचनाएं जो है वो नोबेल पुरस्कार से, अगर उनको वो उनमें क्षेत्रीयता नहीं होती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी रचनाएं उन्होंने लिखी। तो ये मुझे नहीं लगता कि पुरस्कारों से किसी का सम्मान या आप सकते, पर सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम उन पर बात कर रहे हैं, इससे बड़ा सम्मान त्यागी जी के लिए नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा सम्मान है एक लेखक के लिए। उनके समय में बहुत सारे लेखक थे, पर उनकी बजाय हम त्यागी जी पे बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सम्मान उनके लेखन का सम्मान। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सवाल जवाब तो जितने लगभग जो जरूरी सवाल जो लग रहे थे, जो विषय से, वो मैंने ले लिए हैं। और सैनी जी आप जारी रखें, जो हमारे कुछ साथी जो आए हैं। सवाल मुझे पूछना है। जी जी पूछिए। प्रेम जन्मेजय जी से। जरूर सर, जैसा कि हम जब कोई त्रयी की बात करते हैं या मुख्य रूप से जो शीर्ष पर हिंदी शीर्ष पर व्यंग्य लिखने वालों की बात करते हैं, तो परसाई और शरद जोशी का एक युग्म की तरह, जोड़े की तरह नाम आता है। जब भी बात आती है परसाई शरद जोशी की आती है। केपी सक्सेना और त्यागी जी को हम या तो भूल जाते हैं या उनको बहुत धीरे से याद आने जैसा उनको शामिल करते हैं, अक्सर ऐसा मैंने देखा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि परसाई और शरद जोशी के व्यंग में तो मुद्दे होते थे, राजनीति होती थी, उन्होंने समकाल पर अपने काफी कटाक्ष किए, बहुत सारी बातें उन्होंने समकाल को लेकर के ज्यादातर लिखी। क्या आपको लगता है कि जो
केपी सक्सेना और त्यागी जी ने जो, जैसा कि अभी कैलाश भाई ने कहा कि वो एक रम्य रचना की तरह होता था, हास्य होता था, वो उसमें इतनी जनरुचि की बातें होती थी। इसका मतलब ये कि क्या उन्होंने राजनीति और मुद्दों से थोड़ा हटकर एक आनंद के लिए लिखना शुरू किया, इसलिए वो उस शीर्ष क्रम में अक्सर चूक जाते हैं? आपको क्या लगता है, आप कैसा समझते हैं इसको? मुझे मालूम था जौहर जी आपकी तरफ से सवाल जो आएगा वो थोड़ा बेचैन करने वाला होगा, बहुत सोचने वाला होगा। बहुत सवाल जो आपने किया उसके बहुत सारे कोण हैं। एक कोण आलोचकों का है, एक कोण पाठक का अपनी पसंद का है। आलोचकों का तो आप शुरू से जानते हैं कि ये रवैया रहा है त्यागी जी की, बहुत पहले से सुर तुलसी, शशि, मुर्गन, केशवदास, बाकी के कवि, खद्योत्सम, तो ये परंपरा देव बिहारी के झगड़े चलते रहे हैं। और इसी तरह से जो वो काल था, अगर आप देखें नई कहानी का काल, उसमें जो है 3 त्रिकोण चलता था, कमलेश्वर, इधर से मोहन राकेश और इधर धर्मवीर भारती। ये जो हिंदी का आलोचना साहित्य है उसकी दृष्टि से भी ये चीजें चलती रहती हैं और इस तरह से लोग इन चीजों को करते रहते हैं। अब उसी समय अगर आप देखें तो एक धर्मयुग में जो चल रहा था कि परसाई, शरद जोशी और त्यागी की टिकड़ी वो सामने आ रही थी, श्रीलाल गायब थे उसमें से। उसका कारण उनके इलाहाबादी भारती जी के अपने वो भी थे, क्योंकि त्यागी जी उसमें थे, परिमल में थे और इनके अध्यापक भी रहे थे, तो वहां से उनके संबंध थे, मतलब वो चीजें जुड़ी हुई थी। इसी तरह से शरद जोशी के साथ उनका अलग। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो परसाई भी धर्मयुग के पन्नों से गायब होना शुरू हो गए थे जब वो प्रगतिशील हो गए थे। तो ये एक तरह का वो है अलग। और ये भी हुआ कि ये मेरा परसाई है, ये तेरा शरद जोशी है, इस तरह के। मतलब अगर आप देखें, मैं थोड़ा ज्यादा ब्लंट नहीं होना चाह रहा, कि हमारे बहुत सारे संघ हैं, संघ मतलब ये जो लेखक संघ है वो उन्होंने मान लिया कि परसाई आपका तो ये मेरा शरद जोशी है, तो मेरा श्रीलाल शुक्ल है। अभी मुझे अभी भी नहीं भूलता है, तिवारी जी शायद आप भी थे जब श्रीलाल जी पर शोक सभा हुई थी वहाँ पे साहित्य अकेडमी में, वहाँ नामवर जी ने एक बात कही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जलेश और प्रलेश दोनों इकट्ठे हो गए, मतलब और वो उस चीज में बात कर रहे थे वो। तो ये चीजें जो हैं ये एक साहित्य की राजनीति है जिसके अंतर्गत चलती है। दूसरी तरफ वो पाठक आता है और पाठक ही, मेरा कहना ये, शरद जोशी के साथ भी मैं मानता हूँ, शरद जोशी को शरद जोशी उनके पाठकों ने बनाया, रविन्द्रनाथ त्यागी को रविन्द्रनाथ त्यागी उनके पाठकों ने बनाया। उनके लिए कोई और उस तरह का समूह नहीं था। शरद जोशी तो निरंतर जो उनके मन में आता था, जो बात कहती थी, जो उनको विसंगति लिखती थी उस पर करते थे। और आपको मालूम है कि आपातकाल में जो टायर हैं टायर रहेंगे, जो कायर हैं कायर रहेंगे, इस तरह का भी बहुत चलता था। तो उसी दृष्टि से एक बात मेरे मन में है कि जितने राजनीतिक चेतना संपन्न वो पीढ़ी थी, हमारी पीढ़ी उतनी राजनीतिक चेतना संपन्न नहीं है। मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूँगा, हम लोग उतने राजनीतिक चेतना संपन्न नहीं है। और उसका कारण क्या है, किस तरह से है, ये इस पर भी विवाद और बातचीत हो सकती है। पर आपका सवाल निश्चित ही सोचने वाला है कि क्यों इस तरह की चीजें होती हैं और क्यों इस तरह से हम। और मैं ये चाहूँगा कि हम इस तरह की चीज़ों को, जैसे वाग्धारा, व्यंग्यधारा का मैं देख रहा हूँ, व्यंग्यधारा समूह जो है वो इस तरह की चीज़ों को नहीं, वो उसमें एक मंच है खुला, ऐसे हम व्यंग्य यात्रा को कहते हैं। उसमें अगर विष्णु नागर छपते हैं तो उसमें जो है कमल किशोर गोयनका भी छपते हैं, उसमें नामवर सिंह छपते हैं, उसमें नरेंद्र कोहली भी छपते हैं। तो इसको एक मंच के रूप में और अपनी आप बात कहें तो उस दृष्टि से हो और पाठक को अपना न्याय करने दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जी जी धन्यवाद रमेश सैनी जी। अब आप रमेश सर, सैनी जी से एक बात हो रही जी जी सर, अगर इजाजत हो तो। सर ये जो अपना अभी जो बात चर्चा हुई है त्यागी जी पर, और उसमें बहुत सी चीजें प्रेम जन्मेजय जी ने बताई कि वो ज्योतिष पर विश्वास करते थे, निजी जीवन पे निजी थोड़ी कुछ चीजें उन्होंने बताई। क्या किसी रचनाकार पर बात करते समय एक पक्ष इसको महत्व के साथ रखा जाएगा कि हम उनके निजी विशेषताओं के ऊपर भी कि जो जानते हैं लोग उससे भी हमको समृद्ध कर दें, तो एक अच्छा लगता है। जैसे अभी जो बात हुई
प्रेम जन्मे जी ने जो चीजें खोली हैं उससे एक उनके बारे में हमको समझ में आता है कि वो किन परिस्थितियों में, किस मानसिकता में, वो किस कष्ट में ये सब चीजें लिख रहे थे। एक लेखक को समझने में उससे फायदा मिलता है। तो कभी उनके व्यक्तिगत संदर्भों को भी अगर शामिल करें चर्चा में तो इसको एक अच्छी बात मानी जाएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। जवाहरलाल जी, चौधरी जी, आपका जो आइडिया है, जो विचार है, बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे बातचीत हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति का लेखन पर उसका जो व्यवहार है, जो लेखिक चरित्र है, जो अध्ययन है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और पहले के जो लेखक थे, जैसे मैं मानता हूँ कि पहले के जो लेखक थे जैसे लिखते थे वैसे दिखते भी थे। अगर आप रविन्द्रनाथ त्यागी की रचना बादलों का गांव पढ़े, इतनी अद्भुत बातें उन्होंने लिखी हैं अपनी माँ के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, कि जैसे सास बहू होती है वैसे ही मेरी माँ मेरी पत्नी के साथ व्यवहार करती थी, और जैसे बहू होना चाहिए जो मेरी पत्नी 94 साल में मरी और उनकी मति भ्रम हो गया, उनकी याददाश्त खत्म हो गई, बिस्तर में वो लेटी रहती थी, पूरी साफ सफाई मेरी पत्नी करती थी, उसके बाद भी माँ उनको गाली। तो यह बात लिखना बहुत बड़े दिल का काम है, अपनी माँ के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, ऐसी कई बातें। तो मतलब लेखक जैसा लिखता है वैसा दिखना भी चाहिए। और ये लोग जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, निश्चित है हमें उन पर गर्व होना चाहिए, हमें एक ऊर्जा मिलना चाहिए उनसे कि हम जैसे दिखें वैसे लिखें। और एक पक्ष जरूर आपने जो बोला उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। जैसे बीच में ही बात आ रही है कि सही में एक लेखक के बारे में 15 मिनट में बातचीत नहीं हो सकती है, कि हम रचना पे भी बातचीत करें, उनके व्यक्तित्व पे भी बातचीत करें, और 1 घंटे में भी नहीं हो सकती। भाई जैसे हमारे मंडलेकर जी कह रहे हैं कि मैं आधा घंटे 1 घंटा आराम से बोल सकता हूँ। क्या कहते हैं कि प्रेम जन्मा जी, ज्ञान चतुर्वेदी जी, उनके पास समय की कमी नहीं है, 1 घंटा 1.5 घंटा भी बोल सकते हैं। त्यागी जी पास सब पे बोल सकते, निश्चित है। तो अब इस बार हम लोग विचार करेंगे कि लगभग जो मूल्यांकन होना चाहिए समय के अनुसार, वो मूल्यांकन पर हम लोग बात करें, पहले ही बात करें। लगभग 1 मिनट, वो एक सवाल किया था शायद राज चौबे ने, तो मुझे एक किताब मैं देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा था ना कि सरकारी नौकरी में क्या परेशानी हुई, तो उन्होंने एक बातचीत में मुझे ये कहा था कि मुझे बच बच के लिखना पड़ता है। आई एम टुडे गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट टिल आई डाई। सरकार मुझे पेंशन जो देती है, ब्लडी पेंशन, मतलब आखिर में जो वाक्य देखिए कितना आक्रोश है, ब्लडी पेंशन, इसके कारण भी मुझे उस तरह के दबाव झेलने पड़ते हैं। ये राजशेखर चौबे की मैं सोच रहा था, देख रहा था उस किताब में कहीं उन्होंने बात कही है, तो मुझे वो मिल गई। जी जी, चलिए आप अपनी बात। तो मैं अब लगभग सभी वक्ता बात हो चुकी है और बहुत से प्रश्न छूट गए हैं, बहुत से प्रश्न सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं, बहुत सी बातें हो नहीं पाई हैं। इन सब को ध्यान में रखकर कभी हम सोचेंगे। और आज आभार प्रदर्शन के लिए बैंकर अभिजीत कुमार दुबे जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे हमारे अतिथियों का, हमारे सहभागियों का, सबका आभार प्रदर्शन करें। अभिजीत कुमार दुबे। शुक्रिया रमेश सैनी सर, रमेश तिवारी सर। व्यंग्यधारा समूह की इस 57वीं गोष्ठी में रविंद्रनाथ त्यागी पर केंद्रित रचनाओं का पुनर्पाठ करने के दरमियान हमें वर्तमान समय के 5 महत्वपूर्ण व्यंग्यकारों को सुनने का, समझने का अवसर मिला। उन्होंने अपनी दृष्टि से रविन्द्रनाथ त्यागी की रचनाओं की व्याख्या की, जो हमें हमारी दृष्टि को समृद्ध करने में सहायता कर रही है। आदरणीय ज्ञान चतुर्वेदी सर, प्रेम जन्मेजय सर,
श्रीकांत आप्टे सर, कैलाश मंडरेकर सर और मधु आचार्य सर। आप सब लोगों को सुनकर हम लोग सचमुच समृद्ध हुए और रविन्द्रनाथ त्यागी की रचनाओं को पुनः पढ़ने का एक ललक आज की इस गोष्ठी ने पैदा किया। मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बातों कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो प्रेम जन्मेजय सर ने जो बात कही शुरू में कि श्रीकांत आप्टे सर की रचना को लेकर कि डर कैसा भ्रम कैसा, जिस मंच पर प्रेम जन्मेजय सर हों और ज्ञान चतुर्वेदी सर हों, तो वहां श्रोता बनकर जितना लाभान्वित हुआ जा सकता है, वक्ता बनकर उतना ही घाटा उठाना पड़ता है। क्योंकि हमारी दृष्टि में या वर्तमान व्यंग्यकारों की दृष्टि में, आपसे क्षमा मांगते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी दृष्टि में आप व्यंग्य विधा के शाही इमाम हैं। जैसा कि प्रेम जन्मेजय सर ने कहा भी कि हमें या जो लेखन रत है उन लोगों को साहित्य भी पढ़ना चाहिए, शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। तो आप हमारे शाही इमाम हैं। हम तो आपको जब आपके साथ मंच पर रहेंगे तो आपको सिर्फ सुनेंगे ही और अपने आप को समृद्ध करेंगे। तो यह एक आदर की भावना तो है ही और इसमें भय की जगह नहीं है। तो इसको कहते कहते प्रेम जन्मेजय सर ने कहा कि आज जो यह हुआ है यह पुनर्मूल्यांकन है, रविन्द्रनाथ त्यागी की रचनाओं का पुनर्मूल्यांकन है। लेकिन पुनर्मूल्यांकन किसके लिए? पुनर्मूल्यांकन निश्चित रूप से आप आज कर रहे हैं, आगामी जो पाठक वर्ग है या जो लेखक वर्ग है उनके लिए करना चाहिए, जो लेखन में रुचि रखते हैं उनके लिए करना चाहते हैं। इस प्रसंग में मैं कैलाश मंडलेकर सर की एक बात से शुरू करना चाहता हूं कि भाषा का ललित्य हमें त्यागी जी से सीखना है। भाषा का ललित्य हमें त्यागी जी से सीखना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रत्येक पीढ़ी जो होती है वह अपने आप को पुरानी पीढ़ी से अधिक समझदार और आने वाली पीढ़ी से अधिक जिम्मेदार मानती है। साहित्य के क्षेत्र में भी ऐसा ही हो रहा है। नहीं तो ऐसा क्यों होता कि लोग प्रेमचंद को उखाड़ कर फेंकने की बात कर रहे हैं? भाई प्रेमचंद को हटाओ तब तो हम वहां पर स्थापित हो पाएंगे। तो साहित्य के क्षेत्र में भी आप जैसे विद्वजनों के लोगों से हमें संस्कार की जरूरत है, हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें सीखना है। और जब ये दो पीढ़ियों का जो टकराव होता है तो उस बिंदु पर जाकर ही फिर एक विद्रोह शुरू हो जाता है। और परिवार के मुखिया के रूप में, व्यंग्य जगत की मुखिया के रूप में आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप आने वाली पीढ़ी को एक सही दिशा दें, उनके सोच को एक सही डायरेक्शन दें। व्यंग्य क्या है यह सोच उसमें संप्रेषित करें। आज के इस आयोजन पर समय सीमा पर ये ज्ञान सर ने भी बोला और कैलाश मंडलेकर सर ने भी बोला कि समय जो है वो समय कम पड़ जा रहा है, समय जो वो अल्प है। लेकिन व्यंग्य धारा के इस मंच का मैं शुक्रगुजार हूं कि जो भी अल्प समय मिल पाया, उस अल्प समय में भी इन विभूतियों को हमें सुनने का सुअवसर मिला। इस हेतु धन्यवाद। आज की इस गोष्ठी में एक से एक वक्ता लोग उपस्थित रहे, सबका आभार, धन्यवाद। रमेश तिवारी सर, रमेश सैनी सर, अरुण अर्णव खरे सर, जवाहर सर थे, बुलाकी सर, शांतिलाल जैन सर, अनूप सर, अनेक लोग हैं। तो सब लोगों का आभार। और इस गोष्ठी ने निश्चित रूप से हमें लाभान्वित किया है और नई पीढ़ी की तरफ से ज्ञान सर और प्रेम सर को हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप जो आशा नई पीढ़ी से कर रहे हैं, हम लोग उसे पूरा करने का अपने स्तर से और अपने लेखन से सदैव प्रयास करते रहेंगे। आप लोग बस अपना हम लोगों को आशीर्वाद देते रहिए। आभार, धन्यवाद सर। धन्यवाद दुबे जी।